अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट ग्रेट। कैसे बेटा, रमजान कैसे चल रहे हैं भी? सर काफी मुश्किल हो रही है। आई नो बेटा, आई नो आई नो। तो थोड़ी सी सर अच्छे जा रहे हैं हिम्मत बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, इनको मुश्किल हो जुटानी रही है पड़ती बस। है। नहीं बेटा, इस तरह नहीं, इस तरह आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा, एक चीज मैं आपको बताऊं, इंसान जो ये जिंदगी है ना, वो इटसेल्फ इज अ वेरी चैलेंजिंग जो टास्क है, पूरा जर्नी जो आपका है। तो हर किसी के मौकिफ का, उसकी राय का रिस्पेक्ट करें। जरूरी नहीं कि हर बंदे की बात आपके मिजाज के मुताबिक हो। वो आपके जी मिजाज सर। के, आपकी सोच के एक्सट्रीम या बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। लेकिन ये चीज बेटा बहुत जरूरी है समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। इख्तलाफ राय हो, बिल्कुल, वो ये इसी को जमहूरियत कहते हैं ना। ओके सर। दिस इज व्हाट वी कॉल जमहूरियत, डेमोक्रेसी। जी कि सर। भाई हर इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करे। बादों का तलखियां बातों की वजह से, एक दूसरे की इख्तलाफ राय की वजह से बढ़ जाती हैं। और यही होता है पूरे माशरे में। देखें हमारे माशरे का बिगाड़ क्यों है? हमारे अंदर नज्म जब्त नहीं है। हमारे अंदर एक दूसरे को सहने की, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, जो गलत है, जो इंतहाई गलत है, जिससे हमारा माशरा पूरा बेटा बिगाड़ का शिकार हो गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको सही सिमत में ले आए। बेटा आप सबको मैंने एक चीज बताई थी ओवरशूट डे के बारे में। बेटा साद अतारी, आप बता सकते हैं इस बारे में? साद, जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। बेटा ग्रेट ग्रेट, गुड टू हैव फ्रॉम यू। बेटा ओवरशूट डे के बारे में बताया था, थोड़ा सा रैंडम, हम थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा डिस्कशन कर लें, तब तक दूसरे बच्चे भी एंटर हो जाएं क्लास में। बेटा ओवरशूट शूट डे क्या था? सर तो याद नहीं। चलो जिसको याद है बता दे, थोड़ा रिपीटेशन। बेटा देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको याद हो, लेकिन दोबारा याद दहानी, रिवीजन, एक साइक्लिक बिहेवियर होता है ये होना चाहिए। लेकिन हमें एक दफा इंफॉर्मेशन या डेटा मिलता है, वो जरूरी जहन में याद हो। जिस तरह आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे बहुत सी पोस्ट देखते हैं, बहुत सी वीडियोस देखते हैं, वो 2 दिन के बाद भूल जाती हैं। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी है जो हमारे अपने सोच को मजबूत करने के लिए, हमारी डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए और उस पर अमल करने के लिए जरूरी है। अभी जो ओवरशूट जा रहा है वो 24 मेरे ख्याल में जुलाई का जा रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा था ये, और 2023 में ये 8 अगस्त था। तो इसके बारे में और कोई बेटा जो डिस्कस करना चाहे? सर आपने इसके बारे में बताया था कि एक दिन होता है ये, और एक हाथ से करना होता है, और 12-13 ये शॉट्स होते हैं जो कि मिनिमम टाइम में इसको करने होते हैं, शॉट्स लगाने होते हैं। बेटा मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, जो कि मैंने क्लास में भी मेरे ख्याल में मैंने शेयर किया था। यहाँ दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि वो आपको जी सर। कॉन्सेप्ट की चीज समझ में आए। जी सर। एक घर में 4 बंदे रहते हैं, और उनकी माँ की एक आमदनी है जिससे वो गुजारा करते हैं, और उनसे उनका महीना गुजर बसर हो जाता है। लेकिन जब महीने की आखिरी तारीख आती है, तो उनको फौरी तौर पे अपने रिसोर्सेज की, अपनी सैलरी की, या जो भी उनके पास शुरू के महीने में, महीने की शुरुआत में रिसोर्सेज आते हैं, तो उनकी जरूरत पड़ती है। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिन मेहमान आ गए। अब उनके पास कोई और इनपुट नहीं है, कोई और रिसोर्स वो कहीं से ना, हाँ वो उधार ले सकते हैं, वो खरीद सकते हैं अगर उनके पास इतने, खरीदने की उनके पास हिम्मत कुवत नहीं है। ठीक है। अब हुआ कि 2 मेहमान आ गए, वो 15 दिन रह ठहरे। तो हुआ क्या कि अब जो उनका जो खुराक थी उनके पास, जो भी उनके पास खाने पीने की चीजें थी, रहने सहने की, सोने की चीजें थी, सपोज बेड भी चाहिए, हमें तकिया भी चाहिए, हमें बर्तन भी चाहिए, सब एक, हर एक से बेटा घर में जितनी भी चीजें जरूरत होती हैं,
एक टूथब्रश भी चाहिए अलग से क्योंकि नया बंदा आया है फॉर एग्जाम्पल। तो कहने का मकसद है कि हम हर रिसोर्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। अब होता क्या है कि अम, वो जो ये सिनेरियो जो मैंने आपसे शेयर किया, अब वो क्या करेंगे कि उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तो किसी दिन खाना कम कर देंगे, या एक दिन खाना कम तो स्किप कर देंगे, या वो कोई ना कोई अंदरूनी अपना जो है वो एक तदारक करेंगे, या तो फिर वो लोन लेंगे कहीं से कि भाई हमें थोड़ा सा भी गुजारा करने में मुश्किल हो रही है, हमें लोन चाहिए। बाद औक़ात ऐसा हुआ कि उसकी उनकी आबादी बढ़ती जा रही है, अब वो मेहमान जो थे वो घर के एक सिटीजन होके रहने लगे उस घर में। इस तरह वो पहले 4 बंदे थे, अब 8 बंदे हो गए। तो अब उनका जो ओवरशूट डे है, यानी जो कि 30 तारीख पे उनका सारे जो खुराक और उनकी जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही है, अब वो 15 तारीख को खत्म हो जाती है। तो वो आखिरी के 15 दिन क्या करेंगे? बेटा जिंदगी देखें क्या कहती है, आप कुछ ना करो, पेट तो है, खाना खाना है, नींद भी करनी है। आप अगर कहें कि यार दुनिया से मैं कट हो जाता हूँ, कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी मुश्किल है, तकलीफें इसमें, चलो आपने वो डिसाइड कर लिया, लेकिन पेट का क्या करेंगे? भूख तो लगती है इंसान को। कुछ मुल्कों में इस तरह का रिवाज है कि वहां पे 2 दिन का खाना खाया जाता है। हमारे मुल्क में रिवाज है कि हम 3 दिन का खाना, 3 वक्त का खाना खाते हैं। और बाद औक़ात कुछ स्नैक्स और ये भी चीजें हम यूज करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम कैसे सरवाइव करेंगे? अब इसी चीज को हम देखें, पाकिस्तान के लिए ओवरशूट डे कहाँ पर है? कौन बेटा बताएगा कि अगर मैं, ये तो पूरी दुनिया की हम ओवरशूट डे की बात करते हैं, पाकिस्तान का ओवरशूट डे कहाँ पर है? या गरीब जो घर है, जो गरीब बंदा है जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है, उसका ओवरशूट डे कहाँ कब आता है? गरीब ने किराए का घर लिया हुआ, 15 हजार से कम तो कहीं भी किराया नहीं है, 15 से 20 हजार। फिर उसके घर में 2 3 बच्चे हैं वाइफ है। तो मुझे बताएं पूरे महीने के 31 या 28 दिन फरवरी के केस में वो कैसे गुजारेगा? उसका ओवरशूट डे कब आ जाता है? फिर वो जो उसके मालियत, उसकी वो कुवत खत्म हो जाती है, यानी पैसे खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो दोस्तों से इधर उधर से उधार लेना शुरू करता है। अब वो उसमें उधार चुकाने की कीमत हिम्मत नहीं होती। अच्छा, ये वो उधार हम कंसीडर करते हैं जिसमें इंटरेस्ट लगता है, जिसको हम सूद कहते हैं। ठीक है बेटा। तो अब वो क्या हुआ, जितना कर्ज वो उठा रहा है वो बढ़ता जा रहा है यानी कि वो कर्जा उसने अगर किसी से 5 हजार लिया, तो पहले महीने के बाद वो 5 हजार ही रहेगा नहीं, उसमें अगर 10% उसने या 3% उसने सूद उसमें लगाया हुआ है, तो 5 हजार बढ़ के डिफरेंट नंबर आएगा, हर महीने वो बढ़ जाएगा। अब ऐसी सूरत हाल में हम कैसे मामलात को हैंडल करें? बेटा यही तस्वुर है पाकिस्तान की सिचुएशन का। हम कहाँ से कर्जा ले रहे हैं? IMF। IMF। तो बेटा आपको इसकी संजीदगी का अंदाजा है कि जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है और हमारे ज़राए कम है, तो हम कैसे चुकाएंगे इसको? मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जारी बात है, हमारा, मेरी और आपके तजुर्बे में, उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है, और मुझे जो कैलकुलेशंस मेरी हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकल सकेगा। आप तवक्को रखते हैं क्या? आपकी उम्मीदें क्या है आपकी? नहीं सर, अगर निकलेगा भी तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना कोई मुश्किल ये है तो कि हम लोग कर्जे से बाहर निकल पाएँ। तो बेटा वो हम, कौन करेगा वो मेहनत? चले हम जरा कैटेगरीज भी शेयर करते हैं ना, वो मेहनत कौन करेगा? सर यूथ करेगी, नेक्स्ट जनरेशन करेगी, हम करेंगे, सब मिलकर करेंगे मेहनत। बेटा उसमें हम भी शुमार है सब, एक एक बंदा, जो भी इंडिविजुअल है, उसने उस काम को सर अंजाम देना, और जब तक वो फिक्र नहीं होगी तब तक कैसे होगा? चले हम इस बात पे भी मुत्तफिक हो गए कि ठीक है, यूथ करेगी, जनरेशन करेगी। लेकिन जब जहन साजी नहीं हुई जहन साजी से मुराद के जहन में वो बात नहीं आई, या उसकी फिक्र नहीं होगी, तो फिक्र के बगैर कैसे कोई काम होगा? आप जब भी कोई काम करते हैं ना, उसका बुनियादी रूट कॉज है फिक्र, वरी। आप दिन रोजमर्रा के अपने मसाइल उठा लें। एक हमारी रूटीन एक्टिविटी है, हम उठते हैं,
खाना वाना खाते हैं, जो भी एक बुनियादी है वो उससे उससे उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो फिक्र कैसे पैदा हो, कौन पैदा करेगा? भाई एक बंदा बीमार पड़ गया, अब उसको फिक्र हुई कि मैं ज्यादा बीमार रहूंगा तो जान को भी नुकसान हो सकता है, वो फौरन डॉक्टर के पास जाता है ताकि बीमारी बढ़े ना। ऐसे ही होता है। बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। बेटा हमारा इलाज क्या जी है, सर। मुआशरे का, इंसानियत का इलाज क्या है? सर तालीम है। कुरान। तालीम। ऑफ कोर्स तालीम, लेकिन कुरानी तालीम। इसके अलावा बेटा कोई बेस्ट नुस्खा ना आया है ना आ सकता है। और हम अ, मैं आपको वादे तौर पे बता दूं बेटा, पता नहीं क्यों क्या वजह थी, अभी दूसरे ग्रुप्स में भी मुझे बच्चों की शिकायतें आ रही कि सर हमें कोई जो है वो रिमूव कर देता है, फला कर देता है, फला कर देता है। बेटा जहां निकलते हुए कितना टाइम लगता है? कोई भी यहाँ पे मोटल तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई हमेशा रहने वाला तो नहीं है। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी। और किसका किस वक्त टाइम आएगा कुछ सर। पता है? कोई आप कह सकते हैं या इस चीज का डर खौफ है कि यार मैं अभी बैठा हूँ, अचानक अल्लाह का हुक्म हुआ, फरिश्ता आया और उसने मेरी रूह कब्ज कर ली? कुड यू इमेजिन दैट कुड हैपन विद एनीवन एनी टाइम? और हमें उस बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, क्योंकि वो इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बल्कि हर इल्म अल्लाह के पास है। क़यामत कब आएगी, दज्जाल, याजूज माजूज और अ, इमाम मेहदी, ये सब कब आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इल्म अल्लाह को है। लेकिन हमें जो बेटा उसने जिम्मेदारी सौंपी है, उसका हम क्या कर रहे हैं? तालीम सीखने में हम पीछे। और ये जो बच्चों की कुछ शरारतें थी, मैं शरारतें कहूंगा इनको, बदतमीजी भी नहीं कहूंगा बेटा, क्योंकि शायद इन बच्चों को किसी ने पहले समझाया नहीं कि इंसानियत क्या होती है, एक एक संजीदगी से काम कैसे होता है, एक अच्छी सोबत में बैठ के बंदा कैसे आगे ग्रूम करता है और बेहतर होता है। तो बेटा हमारा जो सहारा है, हमारा जो ओनली वो है अपना नुस्खा कहें या छुटकारे का, या जो इस निजात से निजात हासिल करना है इस पूरे मामला से, वो है सिर्फ और सिर्फ बेटा कुरान। और रमजान से बेहतर कोई महीना नहीं है उस कुरान अजीम का जिक्र करना जो कलामुल्लाह है। बेटा वो जो आपको मैंने एक और चीज दिखाई थी, अ, कैरली की, कैरली बेटा याद है आपको? एनीवन हु यस सर, रिमेम्बर्स लेफ्ट हैंड शूटर। क्या सर? द लेफ्ट हैंड शूटर? बेटा उसका नाम लेफ्ट। हमें मुझे इस बारे में पता नहीं कि इसका ईमान क्या था, उसका उसकी जो अखलाकियात कैसी थी, या उसका तौहीद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, या उसकी समझ बूझ क्या थी। लेकिन उसकी जो एक इनफरादी कुव्वत थी, इनफरादी उसकी जो बर्दाश्त थी, जो उसने सब्र किया, मैं सिर्फ उस चीज को अहमियत देता हूँ कि, और उसी चीज पे मेरी तवज्जो है कि किस तरह उस इंसान ने 10 साल अपना वेट किया और दुनिया भर में अपना नाम जो है उजागर किया। यानी कि बेटा ये कोई सोशल मीडिया ना होता तो हमें शायद इस बारे में पता भी ना चलता, कई किताबों में ये दबी हुई कहानी होती। लेकिन किसी न किसी ने वो पढ़कर दुनिया को बता दी कि भाई ऐसा भी हुआ था माजी में। बहुत से वाकयात होंगे जो हो सकता है कभी भी डॉक्यूमेंट ना हुए हों, कभी किसी के पब्लिश ना हुए हों। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये इस चीज से सोचें कि आप जब तक डट के खड़े नहीं होंगे किसी भी चीज के आगे, तब तक उस चीज को हरा नहीं सकते। अब हराने से मुराद ये नहीं कि हमें कोई राइवलरी में जाना है, किसी बंदे से, किसी दूसरे इंसान से, किसी क्लास फेलो से हमारी राइवलरी तो वो उसको हम नफरत के उसमें देखें, नहीं। हमें बेटा यूनिवर्सिटी में दोस्त थे, और अभी भी हमारे मेरे सारे दोस्त हमसे करीब हैं, आपस में बहुत ही हमारी सलाम दुआ, और व्हाट्सएप ग्रुप है तो इजी हो जाता है मिलना मिलाना या एक दूसरे से सलाम दुआ करना। जब मैं यूके में था मेरे वहां पे दोस्त थे, दे आर स्टिल इन कांटेक्ट विथ मी। हमारी आपस में कंपटीशन होता था, हम सब क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अपोजिट टीम में होते थे, लड़ते झगड़ते थे कि तुम हारे तुम जीते, ये वो फला फला।
पॉइंट ये था कि गेम खत्म हो गया, फिर वही साथ में जैसे दोस्ती होती है। गेम पे टाइम पे आपको थोड़ा सा नफसियाती एक लेवल बदल जाता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि उसमें एक दूसरे की बेइज्जती करना या ऐसे अल्फाजों से करना कि इसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, ये तो बस ऐसा ही है। बेटा इस तरह ना करें। प्लीज इन चीजों से गुरेज करें। इन चीजों से आपको नुकसान होगा, और यही फिर सबब बनती है माशरे की बिगाड़ का। कि शुरू से ही अगर आपको एक दूसरे को सहने की, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की आदत नहीं है, या वो समझ बूझ नहीं है, तो फिर बेटा आगे हम कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि बुनियादी पहलू तो वही है, जो फाउंडेशन होती है किसी चीज की, वो है अखलाकियात। अखलाकियात नहीं है तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल फरामोश ना करें। अभी आप रोजे क्यों रख रहे हैं, कोई मुझे बताएगा? अगर अपने नफ्स को ताकि काबू हमें करने के लिए, हम्म। नफ्स को काबू करने के हाँ बेटा, लिए। ताकि एक मतलब मुझे जो है वो पहले मुझे बताएं, जो अभी बेटा ये जो फीमेल वॉइस थी, कौन सी बेटा ये? सर ताकि हमें तकवा पैदा हो, हम गुनाहों से बचे। जब हम रोजा रखते हैं ना तो हम गुनाहों से बच रहे होते हैं। बेटा हम, नहीं नहीं, मुझे ये बता, इसका रूट कॉज क्या है? क्यों करते हैं फॉलो? मुझे इसको छोड़ दे ना, सबर इसको पैदा छोड़ दे। होता है। मुझे कौन बताएगा ये? अदीना सर बेटा नफ्स बताएं। को काबू करने के लिए करते हैं सर। नहीं बेटा, ये तो देखिए ये सारे पहलू हैं, लेकिन बुनियादी क्या है? ये तो उसके आउटकम्स है ना बेटा। इंसान में रोजा सबर रखेंगे तो पैदा नफ्स होता काबू होगा, रोजा रखेंगे तो तकवा पैदा होगी, फना फना, ठीक है, जिसमें कोई शक और शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। आई एग्री विथ यू 100%। लेकिन रूट रूट सबर। हम्म। बेटा अब रोजे का तो बता दे, मैं किसी सब्जेक्ट का नहीं पूछ रहा। ये तो रोजे आप हर साल रखते हैं, लेकिन इसका तो बताएं। मोहम्मद आफान बेटा बताएं, हम रोजा क्यों रखते हैं? सर हमें जो बताया गया है वो तो यही बताया गया है कि नफ्स को काबू करते हैं, तकवा हासिल करते हैं। नहीं बेटा, पहले मोहम्मद जो अफान खान है वो बताएं। मोहम्मद आफान बेटा, देखा मोहम्मद अफान इतना सो रहे हैं। बेटा रोजे का जो बुनियादी पहलू है वो ये है कि वो इस्लाम का सुतून है। वो एक फर्ज किया गया है हम सब पे। अब उससे तकवा हासिल होती है, उससे जो है वो नफ्स काबू रहता है, उससे इंटरनल एजा को रेस्ट मिलता है, उससे जिस्म की अंदर की जो पूरी बिगाड़ है वो ठीक होता है। वो इसके आउटपुट है। बुनियादी पहलू ये है कि इस्लाम के जो 5 सुतून हैं उसमें रोजे का जिक्र है, जिसमें आपने रोजा रखना लाजिम है। जैसे पहले पहले तौहीद है, फिर नमाज, ज़कात, हज। ये अब चीजें जो हैं, 5 जो सुतून हैं, वो बेटा हमने बहुत ही संजीदगी से फॉलो करना है। अब इसमें कुछ ऐसे, जैसे हज है वो साल में एक दफा आता है, ठीक है। ज़कात वो भी हम रमजान के महीने में या किसी खास मौके पे अदा करते हैं, वो भी साल में एक दफा आती है। जी सर। रोजे का जहां तक है, रोजा भी महीने में, साल में एक महीना आता है। नमाज वो है जो आपको रोज पढ़नी है। तौहीद है जो आपको हर वक्त उसी आलम में रहना है, उसी स्टेट में रहना है कि अल्लाह के सिवा कोई भी किसी चीज पे कादिर नहीं है, और हर चीज उसके हुक्म से होती है, और वही इबादत के लायक है। किसी और को उसका उसमें शरीक करना कुफ्र है, शिरक है, जिसकी कोई माफी नहीं है। ये मोटी मोटी चीजें बुनियादी बता दी गई हैं। इसमें अब कोई भी रद्दोबदल या शक व शुबात या सोचने की गुंजाइश है ही नहीं, नहीं आपको सोचने का इसमें कोई इख्तियार है। चलिए बेटा, बुनियादी मैं चाह रहा था कि कुछ टाइम ये 15 मिनट आप बच्चों से इस बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि बेटा मुझे अपने आप को याद दहानी दिलानी है कि भाई मैं भूल गया हूँ। कभी कभार गाफिल हो जाता है इंसान, क्योंकि शैतान जो है वो बेटा हर वक्त आपके साथ है। वो हर वक्त इसी कश्मकश में लगा हुआ है, इसी बदगुमानी में लगा हुआ है कि अपने इस बंदे को, अल्लाह के बंदे को मैं अपनी उसके रास्ते से भटकाऊं। ये जो कुछ लेकिन बच्चे सर कर रहे हैं, रमजानों में तो बंद हो जाता है ना, नहीं उधर बेटा, किया ये जा हमारी सकता है। ये बेटा ये कुछ हमारी चीजें हैं जो हमें अपने मुआशरे में, समाज में बताई गई है। बुराई अभी भी होती है। जी सर। अगर ऐसा होता तो दुनिया के दूसरे मुल्क, जो ममालिक रोजे नहीं रखते, जहाँ पे जो मुसलमान ममालिक नहीं, बुराइयां तो वहां पे चल रही है। ऐसा नहीं है, ये हमारी एक रिवायती कुछ लोगों की बातें हैं, जो मैं जिनको मैं मिथ कहता हूँ।
ये हम अपने आप को एक दिलासा देते हैं, एक सहारा लेते हैं इस चीज का कि शैतान जो है वो बंद हो जाता है। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं। कोई हदीस, कोई रिवायत इस बात की तस्दीक नहीं करती है। कोई ज़ईफ हदीस भी इस बात की तस्दीक नहीं करती है। अब हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में रोजे रखे जाते हैं, ईरान में रोजे रखे जाते हैं, तो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे रोजे नहीं रखे जाते, वहां पे तो बुराई वैसे ही 12 महीने चल रही है जो चल रही है। तो इस तरह बेटा जिंदगी को अपने सोचे मत सोचें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे फौरन एतमाद ना करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि अ, रमजान के दिनों में जिनकी वफात होती है उनके गुनाह माफ हो जाते हैं। इस पे बेटा जरा सोचें। या 27 कदर को जिसकी वफात होती है उसको बख्शा बचाया है। बेटा खाली मुसलमान नहीं मरते इन दिनों में, काफिर भी मरते हैं इन दिनों में, जो बहुत ही बुरे अमाल उनके किए होते हैं। खाली उनका अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके अपने कंडक्ट और उन्होंने लोगों के हक खाए होते हैं, बेईमानी की होती है, बेहयाई की होती है, तो वो भी चीज उन्हीं दिनों में मरते हैं। तो इस चीज पे सोचें। फौरन किसी सुनी सुनाई बड़े ने बता दी, बाबा ने बता दी, बड़े उलमा ने बता दी, तो फौरन उस पे अंधा धुन जो है उस पे एतमाद ना करें। हाँ, जो मोट जो वो है बुनियादी हुकूक जो है हकायक हैं, वो तो बेटा तसव्वुर से बाहर है कि आप उन पे बिलीव ना करो। जाहिर बात है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। जी सर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है ही नहीं। उस पे तो कोई क्वेश्चन कर भी नहीं सकता, किसी को इख्तियार भी नहीं है। जो सोचेगा वो अपने लिए घड़ा खोदेगा दोजख में। लेकिन दूसरी जो बातें हमें बताई गई है, मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि उन बातों के बारे में आप सोचें जरूर। अशरफुल मखलूकात ऐसे नहीं बने। बेटा मेरे छोटू के रोने की आवाजें आ रही हैं आप लोगों को? नहीं सर, अभी वॉल्यूम तेज करेंगे तो आएगी। बेटा मेरे पास तो वॉल्यूम फुल है, लेकिन मेरा जो छोटू है वो अभी बाहर दरवाजे पे रो रहा है कि बाबा बाहर आओ, मुझे उठाओ आके। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास अभी ये 30-40 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी बेटा सर क्लास हम को नहीं समझाना रोएंगे, है। आप उठा के आ जाएं। बेटा आप रोएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों के रोने का तरीका अलग है। लेकिन हर स्टेज का रोने का अपना वो होता है मिजाज। तो बेटा ये मैं चीजें जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत अहमियत की हामिल है कि हम इन चीजों को सोचें। आपको अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाया है, हम सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बनाया है। ठीक है। और मैं अभी बेटा एक और चीज सोच रहा था कि मैंने भी एक आयत का तर्जुमा पढ़ा कुरान की, तो उसमें लिखा था कि मैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं दोज़ख को इंसानों से और जिन्नों से भर दूंगा। ये बताते ही इंसान सुनते ही लरज जाता है। जी बाज़ सर। औक़ात हम कोई चीज उठा रहे होते हैं, कहीं कील लग जाती है, कितनी तकलीफ होती है। कोई गर्म चमचा होता है, उस पर थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो हाथ जल जाता है। कोई इस तरह की हमारी एनकाउंटर होता है, कोई गर्म चीज से हाथ लग जाए। तो आप सोचें कि दोज़ख में इंसान जो गुनहगार होगा, अल्लाह ताला उसको उसमें डाल देगा, हड्डियों तक जो है वो आग पहुंचेगी। सर आप ईंधन होगा सोचें दोजख बेटा। का। हाँ, दोजख का ईंधन होगा। एग्जैक्ट। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा कि इसमें क्या सूरत हाल होगी, इसमें इंसान कैसे सरवाइव। और इस डर और खौफ से इंसान घबराता नहीं है, फिर भी बुराई और अपने गुस्से में या अपनी जो जब होता है उस मेंटल स्टेज में कि मुझे बस बिगाड़ पैदा करना है और दूसरे का हक खाना है या किसी को तकलीफ देनी है, तो उस वक्त ये नहीं सोचता कि ये क्या होगा मेरे लिए। जी सर। बेटा मौत को हमेशा याद रखा करें कि कभी भी आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अपने आप को, अपने नफ्स को थोड़ा सा काबू में रखें, तो जो सबसे तल्ख हकीकत है, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता मानता उस चीज को, पता नहीं है, वो तो हमें याद करनी चाहिए, तो वो मौत है कि कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती है। और उस वक्त आपके पास क्या होगा, और उस वक्त आप किस तरफ, उस वक्त तो आपके पास, इंसान के पास टाइम भी नहीं होता ना। तो सोचे आपके हाथ पूरे कट जाएंगे, आपकी सारी अटेंडेंस वहां पे लग रही है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर, कोई पेन, कोई रजिस्टर, कुछ नहीं है, सबको
अल्लाह ताला को हर किसी का इल्म है। तो आप सिर्फ ये सोचे कि इस आलम में इंसान कैसे सरवाइव करेगा और कैसे वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर उसका सिर्फ फैसला होना है, फिर सिर्फ फैसला होगा बेटा। फिर ना आपका चाचा काम आएगा आपके, ना आपके बाबा काम आएंगे, ना मेरी वालदा मेरे काम आएंगी, ना मेरा भाई काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। इवन किसी नबी को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हम कितने भी दुआएं दें, कितने भी वो उनके वास्ते दें, कुछ नहीं हो सकता। बेटा उस चीज को से डरे। नमाज खाली इबादतों का महीना नहीं है, सिर्फ बरकतों का महीना नहीं है, लेकिन हमें ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू ऑनर के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि बस रमजान खत्म हो जाए तो फिर हम वही सीधे हो जाए, वैसे वो वापस आ जाए कि भाई अब शैतान बाहर निकल गया, अब तो खुली छूट है। तो बेटा ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। हमें अपने, ये रमजान क्या है, हमें इनर्शिया में लाता है कि हम दोबारा सोचें, क्योंकि फितना है, शैतान है। तो रमजान का महीना ऐसा महीना है, और खास तौर पे मैं दूसरा जिक्र करूंगा बेटा मुहर्रम के महीने का। ये दोनों बहुत अहमियत के हामिल है हमारी इस्लामी तालीमात और इस्लामी जिंदगी के तर्ज अमल को बेहतर करने के लिए। सर, जी बेटा। हम मौत को याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बेटा देखिए, इसमें सबसे अहम चीज है, देखिए अगर आप ये चीज पढ़ें कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये इतना पावरफुल ये जुमला है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। दूसरा, हम अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये दोनों चीजें मैं बेटा इस तरह चुन चुन के चीजें उठाता हूँ कि यार अल्लाह को बेटा याद रखना। ये आप देखिए, ये आपके इख्तियार में, कुछ आपको अपना इंटरनल एफर्ट भी करना है। मुझे पता है मैं अभी बात कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, जो भी मेरी जिंदगी भर की रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, लेकिन जिस दिन सांस निकलेगी या जिस लम्हे साथ निकलेगी, सब बंद हो जाएगा। ये मत भूलिए बेटा प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मैं एक बड़े हैसियत से दीनी एतबार से बात कर रहा हूँ बेटा आपसे मैं। जब आप इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला खुद आपको हिदायत देगा, क्योंकि हिदायत वो है जो अल्लाह देता है, और उसके लिए आपको पहला स्टेप उठाना पड़ेगा उसकी तरफ जाने के लिए। गिड़गिड़ा के उससे माफी मांगना, उससे अपनी जिंदगी और अपने अजीज अकारिब, अपने जितने भी आपके चहीते दिल से करीब जो रिश्तेदार हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए दुआ को होना, उनकी हिदायत के लिए दुआ करना। और ये बेटा ये तो बड़ा आसान काम है। मुश्किल कब आएगी? जब आपसे कोई बुराई करे, जो आपके साथ गलत करे, उसके लिए दुआ करना। ये सीखें प्लीज। बहादुर वो नहीं है जो अकेला जाके 10 बंदों को मार के आ जाए। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बहादुर वो है जो अपने गुस्से को काबू करे, और अपने दुश्मन को, या उसके लिए जो बंदा इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, वो हसद की वजह से है, कीने की वजह से है, या उसका फितरी अमल है सर, आप प्लीज उसके लिए दुआ करते रहें। करके देखें, आपको खुद ही अपनी जिंदगी में, अपने जहनों में एक इस्तेहकाम, एक आपको सुकून और राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने फैसला किया, वादा किया। मैं नहीं कर रहा हूँ ये। मैं क्या हूँ? मैं भी एक हकीर सा, एक अदना सा, एक नाचीज इंसान हूँ, जो जिंदगी से जो सीखा है वो आगे बढ़ा रहा हूँ। हमें भी जिंदगी ने बेटा बहुत से गलत रास्ते दिखाए, क्योंकि हर मोड़ पे, हर कदम पे आपको अल्लाह ताला दो रास्ते दिखाता है, एक सही रास्ते में, गलत में। तो अब अल्लाह से हिदायत दुआ करना, और उसके लिए हिदायत के लिए उससे मिन्नत समाजत करना, और उसके लिए उससे दुआ करना कि या अल्लाह मुझे हमेशा तौफीक दे कि मैं सही रास्ते का चुनूं। बाजार हमें वो मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन करें सबसे आसान होता है। अगर आप ऐसा करने, और ये इसमें आपको अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होगी कि आपने एक दिन 5 नमाजें पढ़ ली, रोजा रख लिया, फला तकवा किया तो ये ठीक हो गया। नो 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 नो, ये गलत फहमी में ना रहे बेटा। बहुत अच्छे इंसान जो कि जिंदगी भर उनकी तकवा में और इनकिसारी में और आजिजी से गुजरी, लेकिन एक लम्हे ने, एक गलत काम ने उनके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। दिस इज हाउ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इट इज। बड़े रमजान का महीना हमारे लिए खाली रोजे रखना, सोना और इफ्तारियां सहरियों के लिए, कि हमें यादें, दुआएं याद की हुई हैं, दुआएं पढ़ ली, वो कबूल हो गई। हमें दुआ का मतलब पता नहीं है, फायदा क्या।
हमें उस रमजान के होने का मकसद पता नहीं, फायदा क्या। जब भूख लगती है तो कितने गरीब लोग भूखे मरे, और हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। इंसानियत का बेटा तकाजा क्या है कि आप दूसरे इंसान का ख्याल रखो, उसके मामलात का ख्याल रखो। से नबी अल्लाह ताला कमी बशी बेटा माफ फरमाए कि मुझे तो डर है कि पड़ोसियों का भी जायदाद में हक ना हो, इतने वो उनका ख्याल रखना है कि पड़ोसियों का, इंसान की जायदाद में हक ना अल्लाह ताला दे दे, यानी इतना उनका ख्याल रखना है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं यार। तो बेटा ये तो थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा था कि आपको ये बुनियादी चीजें बताऊं कि हमें अल्लाह को ही याद रखना है, और हर टाइम पे एक दूसरे को याद दहानी दिलानी है कि जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला बेटा हम सबको तौफीक दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे, उनके अहकामात पे चलने की तौफीक दे। बेटा हमेशा दुआ करें, आपको अंदाजा नहीं है, और मैं दुनिया भर घूम कर आया हूँ, 10-10 साल मैंने दुनिया के बाहर मुल्कों में मुख्तलिफ में गुजारा है। हर चीज देखी है। मैं जब आपको बता रहा हूँ तो बेटा मेरा एक बैकग्राउंड एक्सपीरियंस दीन के हवाले से, समाज के हवाले से, माशरे के हवाले से, मैशत के हवाले से, एक इक्तिसादी पहलू के हवाले से मुझे क्लियर है बेटा। चलिए बेटा दोबारा बिस्मिल्लाह रहमान करते हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कल बेटा मैंने आपको कीकैड के बारे में बताया था, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें। और हम एक चीज करने जा रहे हैं थ्योरी में, ताकि अब जो हम थ्योरी पढ़ें। कल हमने बेटा क्या किया कि हमने डायोड को, और जो हमने मुख्तलिफ सर्किट लगाए, डीसी हमने सप्लाई दिया, रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में लगाए। वो हमें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए था कि वाकई करंट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, या वोल्टेज किस तरह ब्रेक होता है। जैसे जब हमारे पास सीरीज में एक सर्किट था तो वोल्टेज सेम था। जब हम जो क्या कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंट था, लेकिन जब सीरीज में हमने लगाया था, याद हो कि मैंने पहले जो किया था वो रजिस्टर ऊपर लगाया था एक, और एक नीचे लगाया था, ठीक है। लेकिन पहले पहले केस में मैंने क्या किया था, सिर्फ एक रजिस्टर लगाया था। कहें तो आपको दोबारा रिपीट कर दूं बेटा वो। जी सर, एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, रिकॉल हो जाएगा मेरे यस पास। सर। जी सर। जी सर। अच्छा बेटा उसमें एक मसला ये आ रहा है कि यार बार बार वो मुझे स्क्रीन जो है ना वो स्वैप करनी पड़ती है, और उसमें बड़ी दुश्वारी होती है कि कैसे। चले वो मैं कर तो लेता हूँ, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तभी क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा बेहतर होता है। बेटा स्क्रीन आपको नजर आ रही है अभी सी कैट की और की कैट की? यस सर। जी सर, नज़र आ रही है। राइट, ओके बेटा। इसमें बेटा पहले मैंने क्या किया था कि हमने यहाँ से सर्किट को हटा दिया था, और फिर डब्ल्यू प्रेस करके मैंने, हैंग ऑन। अच्छा बेटा ये मैं किस तरह कर रहा हूँ, एक मैं एस्केप दबाता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे कर्सर रखा और डब्ल्यू प्रेस किया, और मेरे माउस से भी कुछ भी नहीं किया है। ये जरा इनपुट और माउस को यूज करने का तरीका भी बेटा सीखें, कि मैंने सिर्फ कर्सर इस पॉइंट पे रखा है, डब्ल्यू जैसे दबाया मैंने और छोड़ दिया, और फिर मैंने क्लिक कुछ नहीं किया, माउस को हिलाया बस, कोई क्लिक नहीं किया। हाँ अब जाके क्लिक करूंगा मैं, ताकि सर्किट को मैं कंप्लीट कर लूं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास याद रखें बेटा 5 वोल्ट की बैटरी है, और 470 ओम्स का रजिस्टर है, और उसको मैंने ग्राउंड दिया हुआ है। अब मैं जैसे ही सिमुलेटर पे जाऊंगा, अच्छा ये याद रखें बेटा सिमुलेटर के लिए आपको जो कैटेगरी यूज करनी है वो है स्पाइस के नाम से। आपको स्पाइस से कैसे बेटा मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैंने अभी बेटा ये सिंबल की जो नजर आ रही है आपको? जी सर। ओके, जी आपने देखा सर। होगा बेटा मैंने यहाँ पे स्पाइस लिखा है, तो स्पाइस से ही मैं ये अपना जो वीडीसी है वो स्पाइस से लाया हूं। तो सिर्फ जो स्पाइस वाली चीजें हैं, स्पाइस के अंदर जो भी लाइब्रेरी आ रही है, जो कंपोनेंट आ रहे हैं, उनको ही आप सिमुलेट कर सकेंगे। जैसे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मैं इसको बेटा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यस, तो हमारी काफी चीजें इसमें से बेटा हो जाएंगी। जैसे
एनपीएन है हमारे पास, पीएनपी ट्रांजिस्टर है फॉर सिमुलेशन ओनली। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पीएनपी फॉर सिमुलेशन ओनली, और इससे हमें बड़ा फायदा होगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल। कैसे होगा बेटा, मैं आपको वो भी जरा बता देता हूँ कि हमारे पास एज अ स्विच इसको यूज करना है और एज अ बायस यूज करना है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या नो बायसिंग हो, तो उसके लिए बेटा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी भी वही इस्तेमाल हो रही है कि जैसे एनपीएन है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर सिंबल फॉर सिमुलेशन ओनली, सबट्रैक्ट टाइड टू द एमिटर। अच्छा, अब ये एमिटर के साथ इसका जो सबस्ट्रैक्ट है वो टाइड हुआ हुआ है। तो अब इसने इन सारी चीजों के बारे में बारीकी से वजाहत की हुई है। मैं दूसरे ट्रांजिस्टर बेटा यहाँ पे ला रहा हूँ, हर किसी का अपना अपना पर्पज है, उसके अपने अपने सिंबल हैं। अच्छा, एक और चीज बेटा मैं जरूर वाजे करना चाहूंगा यहाँ पे, दैट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। वो है बेटा ये, हमारे कंटेंट्स पे दोबारा जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास बीजेटी ट्रांजिस्टर यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसका ऑपरेशन, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, अनबायस्ड ट्रांजिस्टर क्या होता है, डीसी बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होती है, उसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डीसी सर्किट एनालिसिस किस तरह होती है, लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट हम बेटा कल कर चुके हैं। हमने जो ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही चीजें देखी थी कि किस पॉइंट पे क्या होता है, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये सारा हम बायसिंग में कर रहे थे, फॉरवर्ड बायस था ये। जबकि ये ट्रांजिस्टर तो नहीं था, लेकिन हमने सिंपल एक उसमें रजिस्टर लगाया हुआ, लेकिन मैं इसमें अभी भी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, बायसिंग, यानी कि जब करंट फ्लो करे वो अपने उसमें फुली वर्किंग मोड में हो। एंड सर मेरा बायसिंग एक इस, सवाल है। जी जी बेटा। सर आपने जो ये कीकैट सॉफ्टवेयर पे जो अभी सर्किट दिखाया, ये डीसी सर्किट था ना? जी बेटा, डेफिनेटली डीसी सर्किट है, 100% डीसी तो सर्किट है। इसमें ग्राउंड देने की क्या जरूरत पड़ी? बेटा ग्राउंड हमेशा देखें आप, ग्राउंड से मुराद क्या है? ताकि सर उसमें अर्थिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नहीं बेटा, ग्राउंड दी जाती। इट्स नॉट ओनली अर्थिंग, आपको सर्किट पूरा कैसे करेंगे? अच्छा, न्यूट्रल को शो कराने के लिए अच्छा जो अच्छा, मैं सेकंड टर्मिनल को। बहुत आपने बेटा अच्छा सवाल पूछा, मुझे बताएं, हम अगर लाइव वायर जो है, लाइव वायर समझते हैं बेटा, जो पावर लाइन होती हैं वो पे लगी होती हैं, जी जी। जी सर। इंसान अगर उसमें हाथ ट्रांसफार्मर्स डाले पे। तो वो क्या होगा? मर जाएगा। बिल्कुल सर। परिंदे बैठते नहीं होता है, फिर क्यों? सर यही ग्राउंड डाला हुआ है, अर्थिंग तो मैटर कूल उस की पे। वजह से। चले बेटा एक और चीज बताएं, हम जब पाँव नंगे करके, जब भी अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग पे कोई काम करता है ना, उसको चप्पल जरूर पहननी पड़ती है, जी सर। क्योंकि वो एज ए इंसुलेटर काम करती है। बिल्कुल। अगर हम बिना, यानी नंगे पाँव अगर वायरिंग में कोई भी बंदा काम करे और उसको खुदा ना खासा करंट लगे, तो वो उसके जिस्म के होता हुआ पाँव से जाके करंट ग्राउंड पे लगेगा और करंट फ्लो करेगा और वो मर सकता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर हमने कोई भी इंसुलेटर या शूज वगैरह, क्योंकि जारी बात है पाँव में जूते ही पहने जाते हैं, दूसरा कोई ऐसा टूल या आला तो कोई है नहीं कि भाई खास तौर पे पहना जाए। हाँ, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए लेदर के, और जो जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, टेस्टर यूज कर रहे हैं, प्लास यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली इंसुलेटेड हो। और फिर ये तो हो गया स्टैटिक स्ट्रक्चर्स हो गए, यानी कि हम आप काम करने से पहले अपना इन चार सारे हैजर्ड्स को जहन में रखें। दूसरी चीज ये आती है कि कहीं तारे आपस में मिक्स ना होकर, तो अंदर फिर वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ग्राउंड करना बेटा जरूरी है। अगर हम ग्राउंड नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो बेटा देखें, अब देखें हमारे पास फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं ग्राउंड रिमूव करके देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये जो आपके सवाल आ रहे हैं ना, ये अच्छे सवाल है, लेकिन बहुत ही बुनियादी सवाल है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चीजें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन नो इशू। माजी में जो नहीं हुआ, उस्तादों ने आप पे इतनी जिद्दोजहद या तवज्जो नहीं दी है एक एक बच्चे पे, उनको सही नहीं ग्रूम किया, उनको अपनी शख्सियत को निखारा नहीं। बायगॉन इज बायगॉन, जो चला गया वो चला गया बेटा। अब उससे आप सीखें, उस पे रोना धोना नहीं है, उस पे मलनी करनी है, उससे अपने आप को मजीद ठेस नहीं, जहनी ठेस नहीं पहुंचानी है। तो आप देखें कि भाई अब मेरा हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, इंटरनेट होना, इंटरनेट सिर्फ डाउनलोड के टाइम पे होना चाहिए, डाउनलोड करके उस पर अपने काम शुरू कर दें।
और कॉपी पेज उठा के अपने सर्किट उठाएं। इंटरनेट फिर ऐसा करें, बेसिक सर्किट्स आप इंटरनेट उस पे गूगल पे सर्च करेंगे, उस सर्किट को बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा आप पहले टाइम पे परफेक्शन के साथ होंगे, आप अपना एक वर्क बुक बनाएं कि भाई ये मेरी पूरी ट्रांजिस्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसकी वर्क बुक है, जिसमें मैंने सारे सर्किट फलाना डेट को बनाए थे, इसमें ये कंपोनेंट थे, इसका ये आउटपुट था, इसमें से ये करंट निकला। जब मैंने सर्किट को पैरेलल किया तो वोल्टेज ये हुआ, करंट के साथ ये हुआ, जब इनको सीरीज में किया तो ये हुआ। ये देखिए बेटा आपको खुद करना पड़ेगा ना। मेरे पास बेटा 18 घंटे सिर्फ क्लासेस के हैं, फिर आप मेरा यूनिवर्सिटी का लोड इतना है, ऑफिस का, चेयरमैनशिप का, और मेरी अपनी रिसर्च का लोड इतना है, फैमिली का लोड होता है कि मैं सब काम नहीं कर पाता हूँ। और मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस्ताद का काम है आपको गाइड करना और आपको बेसिक चीजें समझाना, और बेसिक के बाद जो भी आगे आगे थोड़ी सी चीजें उसमें एड ऑन हो रही है वो आपको समझाना। इन शॉर्ट, आपको बुनियादी जो बेस लाइन है उस पे चीजों से आगाह करना, कॉन्सेप्ट से, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, उनकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है, उससे वो आपको एक दफा पूरी समझाई जाती है टीचर के थ्रू। फिर आपने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, जिसको सेल्फ स्टडी कहते हैं, जिसको नेट प्रैक्टिस कहते हैं। अब वो आप लोग करते ही नहीं हो, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं उसके लिए, किस तरह आपको आमादा करूं उसका। दुनियावी एतबार से मैंने कैरेली की जो बेस्ट थी वीडियो आपको दिखा दी कि भाई उस बंदे का हाथ कट गया, फिर भी उसने टॉप ऑफ द टॉप किया है वो अपने नॉन फंक्शनल हाथ से, यानी कि उल्टे हाथ से। आपसे मैंने पहले नाम लिखवाया था, आप अपना, आपको दुश्वारी हो रही है यार, मेरा अपना नाम मैं लिख नहीं पा रहा हूँ या लिख नहीं पा रही हूँ। उस बंदे ने 25 राउंड के फायर से 2 दफा ओलंपिक्स में दुनिया भर के लोगों से मुकाबला करके वहां के जो उस टाइम पे बेस्ट थे, और वो भी 10 साल के वक्फे में, जब वो उसकी उम्र भी बढ़ गई थी, नजर भी कमजोर हो गई थी, उसने काम किया वो। बेटा अगर आप गिव अप करेंगे तो क्या होगा। अब एक चीज याद ध्यान में रखें, इस बंदे ने क्या किया। नंबर 1, कभी इसने गिव अप नहीं किया। इससे जो टेक अवे है हमारा इस पूरी वीडियो से, जो हमारा निचोड़ है, जो हमारा हासिल है, वो ये है कि उस बंदे ने गिव अप नहीं किया। जो उसके पास बेस्ट था, उसका राइट हैंड, उसके जाया होने पे वो रोया नहीं, या उसने हार नहीं मानी कि यार अब तो वो चला गया, अब मैं कर नहीं सकूंगा। उसके पास जो बचा था उसने उससे बेस्ट किया। इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है। आपके पास बेटा क्या कुछ नहीं है अभी, आपने उसको इस्तेमाल नहीं करते। इस सब्जेक्ट को हटा दें, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चले टीचर अच्छा नहीं मिला, क्लास में बच्चे ज्यादा थे, अंडरस्टूड के वो मसाइल हैं। कल भी मैं बेटा यहाँ से आपको, मेरे ख्याल में शाम को आके मैंने क्लास पढ़ाई है ना। मेरी सुबह को 9 से 11 बजे तक क्लास थी। वो मैंने क्लास ली, मुझे कोई बैंक में काम था यूनिवर्सिटी रोड पे। 2.5 घंटे 3 घंटे में बेटा ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ। तो बेटा देखिए, मसाइल हमारे साथ सबके साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ा कोई मसला हो गया, ये मेरे साथ गाड़ियों में बच्चे भी बैठे हुए थे। मैं सोच रहा था मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बच्चे छोटे क्या करेंगे, किसी को बाथरूम आएगा, किसी को भूख लगी होगी, किसी को क्या होगा। और ज्यादातर लोग जारी बात है रोजे में थे। उस वक्त टाइम 12:30 हो रहा था, और 12 से लेकर 2:30 बजे तक, कोई 3 बजे तक मैं फिर बेटा घर पहुंचा। और वो फासला कितना है, 15-20 मिनट का भी नहीं। कहने का बेटा मकसद ये कि हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, लेकिन उस पर हमें रोना धोना नहीं है। हमारे पास जो है उसको यूटिलाइज करना है। अभी आप ट्रैफिक में नहीं फंसे, आप घर में, क्या आपको कुछ क्लासें अपनी लेनी है, लेकिन मैं टाइम टेबल देखता हूँ तो ठीक है, किसी की 6 घंटे, किसी के 5 घंटे, किसी दिन क्या है, लेकिन आपका ट्रेवलिंग टाइम बच रहा है। आप, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं सहरी करता, नमाज पढ़ता, थोड़ा सा कुरान पढ़ता और फिर अपने काम को लग जाता। बेटा थोड़ा सा अपने आप को, आपको अजियत समझ लें या दिक्कत समझ लें, वो देनी पड़ेगी। सर कोई मोटिवेट भी तो नहीं करता ना हमें। बेटा मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये गलत एक तकाजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत होना, इससे बड़ी मोटिवेशन कोई है ही नहीं, वो हर वक्त होनी चाहिए वो। मुझे ये चीज से चिढ़ लगती है कि हमें, बेटा ये देखें, हमें मोटिवेशन की क्यों जरूरत है। हम ऑलरेडी मोटिवेटेड है, सांस ले रहे हैं, अल्लाह ताला हमें 3 वक्त का खाना दे रहा है। जी बेटा, हाँ बेटा बताएं क्या बता रहे हैं। फिर अभी किसी की आवाज आई थी, दोबारा गुम हो गई। हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो बेटा आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ तो अभी बच्चे ने कहा था कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा।
ये हमें खुद डेवलप करना है, ये हमें खुद इंप्लीमेंट करना है। किसी और के आसरे मत बैठें प्लीज, आपको अपनी खुद ओरिजिनेट करनी है चीजें अपने अंदर से। मैं आपको एक सिंपल अल्फाजों में कहूँ, एक मूवी भी आई थी, मैं हमेशा मूवी से बड़ा अच्छी चीजें सीखता हूँ कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। उसमें उनका एक सॉन्ग भी था ये कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बस बेटा यही असल में पूरा लबो लुबाब जो है, ये पूरा जो इसका निचोड़ है वो यही है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और वो आपने खुद लड़नी है अपने जोरे बाजू पे। नींद आ रही है, उठ के खड़ा होना है। किसी काम में ताखीर हो रही है, उठ के खड़ा होना है। ये आपको बेटा अपना सेल्फ मोटिवेशन पे काम करना होगा, कोई नहीं कर सकता। कभी ऐसा तो फिर कभी मोटिवेशन नहीं मिली तो फिर काम ही नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला को आप जवाब देंगे अल्लाह हमें मोटिवेशन नहीं थी। अस्तगफुरुल्लाह बेटा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो प्लीज किसी और के आसरे, किसी और के सहारे जीना बंद कर दें। कौन सी चीज की कमी अल्लाह ताला ने आप में, मैं छोड़िए, मैं जो नजर आता है बज़ाहिर आप माशाल्लाह सारे सेहतमंद हो, एजाबी सब के पूरे हैं, तो फिर कौन सी चीज की कमी है जिस पे इंसान रोना धोना शुरू कर दे कि यार पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास अपनी नहीं है और स्किल नहीं है। जब तक विल नहीं होगी और वो मार्केट से नहीं मिलती, कोई आपको दे नहीं सकता। फिर हम दोबारा इस पे आ रहे हैं अपना कंटेंट्स पे कि देखें, अगर हम तीसरी लाइन पे देखें कि ट्रांजिस्टर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यानी ट्रांजिस्टर को जब बायस किए तौर पे इस्तेमाल करता है तो उस वक्त उसमें क्या होता है, कॉमन एमिटर करने से क्या होता है, कॉमन बेस करने से क्या होता है, कॉमन कलेक्टर करने से क्या होता है। अब ये ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इस्तेमाल हो रहा है और एज एन एम्पलीफायर। हमारे पास दो ही ऑप्शन है ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के, एज अ स्विच और एज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर एनालिसिस में क्या आता है, जो फोर्थ लाइन की शुरुआत में है, ट्रांजिस्टर इज एन एम्पलीफायर, हाइब्रिड मॉडल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे भी आने वाले दिनों में। ऑल सिग्नल एनालिसिस, लार्ज सिग्नल एनालिसिस, गेन कैलकुलेशन ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है ये कहते हैं, एफईटी बायसिंग टेक्निक। एफईटी हो गया तो उसकी बायसिंग कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, उसमें कॉमन को ड्रेन कैसे करते हैं, कॉमन सोर्स एंड कॉमन गेट क्या होता है, फिक्स बायस एंड सेल्फ बायसिंग। अच्छा देखें, हम अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आखिरी लाइन तक इस पैराग्राफ की हमारा सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक किस ट्रांजिस्टर से, मॉसफेट उठा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स, मॉसफेट बिंग, बायसिंग, आईजीबीटीज भी हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है। तो आखिरी की दोनों लाइनें छोड़ के, और वो आखिरी दोनों लाइन पे क्या, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो कि ट्रांजिस्टर होता है, तो कंटेंट उसमें घूम फिर पूरी जो कम ट्रांजिस्टर। सर आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है आपकी। मैं आपको थोड़ा सा, ये सॉफ्टवेयर भी बेटा स्विचिंग मोड में काफी तंग करा है ना, तो ऐसी सूरत हाल में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, उस चैलेंज को हम हैंडल करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हम दोबारा अपने सॉफ्टवेयर में आ गए, ठीक है। अच्छा अब इस सॉफ्टवेयर, इस सिर्फ इस सर्किट को अब आप समझे, ये सर्किट में कैसे लाया था, ये सिंपल का, और ये सिर्फ हमारी स्कीमेटिक है, दिस इज ओनली स्कीमेटिक। बेटा इसे हम सॉफ्टवेयर बताने से क्या होगा, जो हम चीज पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कहाँ से करंट जा रहा है, कौन सा वोल्टेज क्या है, ये हम परेशानी का एक सबब बन रही है हमारे पास चीज। लेकिन सॉफ्टवेयर में जब आप करके देखेंगे तो उसका एप्लीकेशन, उसका प्रोसेस, उसकी सिमुलेशन से आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। अब मैं इसको बेटा सिमुलेशन पे चला जाता हूँ। अच्छा, अब मुझे अंदाजा है कि सिमुलेशन का की विंडो आपको नजर नहीं आ रही है। नो सर। ओके, अब बेटा नजर आ रही है। नो सर।
यस अब क्या स्क्रीन? जी सर आ गई। थैंक स्क्रीन। हाँ, उस पे ऊपर कोने पे जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड, सिमुलेट इसमें यहाँ पर बेटा मुख्तलिफ वही ऑप्शन के न्यू एनालिसिस करनी है। हम यहाँ पे भी इसको रन करते हैं क्योंकि अभी जो सर्किट हमने बनाया था उसको सिंपली हमने रन कर। तो बेटा ये अभी न्यू सिमुलेशन का विंडो खुली है, आपके पास नजर आ रही है आपको? यस। ओके, इस पे क्या लिखा हुआ है? न्यू सिमुलेटर डीसी ऑपरेटिंग। हाँ बेटा, इसमें हम एनालिसिस टाइप हम हमारी कौन सी है? अभी आपको याद होगा ऑपरेशन पॉइंट पे हम बात कर रहे थे जो हमारे सेकंड लाइन पे था हमारे कोर्स कंटेंट में। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की हमने एनालिसिस करनी है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो। ठीक है, मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही ओके करूंगा आपके पास बेटा एक नई विंडो सामने आई है कोई स्पाइस सिमुलेटर वाली वो जो थी? नो सर। यस सर। ओके ओके, लेट मी गेट इट बैक। नो सर। नो सर। लेट मी गेट इट बैक। थैंक यू। आप लोग इस तरह क्विकली करेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझने में चीजें आसानी होगी इंशाल्लाह। बेटा हम यहाँ पर आ गए, नीचे क्या कैलकुलेशन के रिजल्ट नजर आ रहे हैं? यस सर। सर यस वो सर। रिमूव कर रहा है, जी बेटा, किसी ने रिमूव किया दोबारा से, दूसरी बार रिमूव करा है। कोई आपको क्लास में से रिमूव कर रहा है? जी, दोबारा बेटा किया वो। नहीं बेटा, मैंने तो ऑप्शन उनका बंद किया हुआ है, कोई कर ही नहीं सकता है अभी। या तो फिर नेट की वजह से होगा। बेटा फिर नेट की वजह से हुआ होगा क्योंकि मैंने ये स्टॉप किया हुआ है ये। जी जी ठीक बेटा है सर। बिलीव करें, हमेशा एक साथ नहीं रहता। मैं आपसे दुआ करूंगा कि अल्लाह की अगर आपने रजा हासिल करनी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दुनिया की जो है, अल्लाह की रजा हासिल करनी है तो इन बच्चों को, अपने क्लास फेलोज को जो आपके आगे चल के अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, माफ कर दें। जी सर कर दिया। अगर इस रहमतों के महीने में ओके सर। हम फॉलो ना करें तो अल्लाह से बेटा हम रहमत की तवक्को कैसे रख सकते हैं? आप भी तो दूसरे के लिए रहमत बने ना। जी सर। एक हमारा ही बच्चा खराब है ना, ठीक है खराब है, उसकी तो परवरिश ऐसी दी हुई, उसकी सोच में थोड़ा सा फितना है या शैतानगिरी है, तो आप चाहेंगे अपने भाई को कि वो दोजख में जाए? मुसलमान तो भाई नो भाई है सर। बेटा, मुसलमान तो बेटा भाई भाई है। बेहतरीन चीज वो है उसको माफ करें और उससे अच्छा बर्ताव करें। तल्ख अल्फाजों से या तकलीफ देने वाले अल्फाजों से हद्दुल इम्कान बेटा गुरेज करें। अपने गुस्से को, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, और ये सिर्फ रमजान तक महदूद बेटा ना हो। हाँ, रमजान उस चीज को करने की प्रैक्टिस में आता है, फिर वो 11 महीने प्रैक्टिस हम करनी चाहिए। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमारे पास यस अभी सर। क्या आ रहा है नीचे? ये कोड लिखा हुआ 5। जी बेटा, कोड। बेटा सिमुलेशन रिजल्ट नजर आ रहे हैं नीचे? जी सर इनिशियल में मिली एम्पियर और पोटेंशियल फिर वोल्ट नजर आ रहा है। नहीं बेटा, नीचे जो व्हाइट एक छोटी सी विंडो बनी हुई है उसमें सिमुलेशन रिजल्ट्स में आपको पहला नंबर क्या नजर आ रहा है? पहले नंबर -10.638 माइनस 10 हाँ, माइनस अब ये कहाँ, मिली ये करंट एम्पियर। कहाँ से निकल रहा है ये? बेटा ये करंट कहाँ से निकल रहा है? बैटरी बैटरी में से। क्योंकि आई के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वोल्ट 1 वोल्टेज 1। हाँ, V1 हमारे में ये, और 470 की हमने रेजिस्टर लगाई थी, तो उसमें से करंट अभी कितना वो ले रहा है? 10.638। सेम और सेम एज दी बैटरी। पावर कितनी है? क्योंकि हम जब P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, तो जब वोल्टेज को और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10.63 को जब हम 5 वोल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 53.191 मिली वॉट आएगा। मिली वॉट आएगा।
ठीक है बेटा, कैलकुलेशन वही हमारी है। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, वो बेटा ये है कि मैं वापस इसको डिस्कार्ड करता हूँ। ये बेटा थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत हो रही है कि बार बार स्क्रीन को स्विच करना इज रियली पेनफुल, बट नेवरदलेस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। बेटा ये अब देखें, वोल्टेज में से करंट निकल रहा है तो माइनस हो रहा है, और रजिस्टर करंट यूज कर रही है तो वो क्या होगा, वो उसमें हमें पॉजिटिव वैल्यू नजर आएगी। 5 वोल्ट आपको स्क्रीन से नजर आ रहा है। बेटा ये स्क्रीन नजर आ रही है अभी ना, यस सर। सर्किट नजर आ रहा है। जी सर। ओके बेटा, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं इसमें, मुझे बताएं, मुझे कुछ नई चीज बताएं, मैं क्या करूं इस सर्किट में, क्या करूं अभी। अब इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक स्टडी। क्या बोलते हैं बेटा? पैरामेट्रिक स्टडी। मैं सोचता हूँ कि मैं अभी 5 को 9 वोल्ट कर देता हूँ। पिछली दफा 10.6 एम्पियर जा रहा था, अब कितना जाता है? Should we try this? इसकी बेटा कोशिश करें, ट्राई करें इसको। जी सर। मैं बेटा सिमुलेशन एनालिसिस रन कर रहा हूँ और वही ऑपरेटिंग पॉइंट पे। अब बेटा देखें 9 वोल्ट आया तो एम्पियर बढ़ा कम हुआ? अब एम्पियर क्या आ रहा है? 19.1489 मिली एम्पियर आ रहा तो है। बेटा हुआ ना कि वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो जो रेजिस्टेंस वही है 470 ओम्स, लेकिन हमने 5 वोल्ट से 9 वोल्ट किया तो करंट जो आया वो अब रेजिस्टर ने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले वोल्टेज कम था, फोर्स कम थी, वोल्टेज यानी कि फोर्स, फोर्स कम थी तो थोड़ा करंट बढ़ा, फोर्स बढ़ गई तो करंट भी ज्यादा बढ़ गया। अब मैं एक और तरीका इख्तियार करने जा रहा हूँ बेटा, अब देखें मैं क्या करता हूँ इसमें। दोबारा बेटा मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें कि इसको हम पैरामेट्रिक स्टडी कहते हैं। अब देखें 19.1 एम्पियर आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि अब रेजिस्टेंस बढ़ाऊं, क्या करूं? या हमें पता है कि 5 वोल्ट पे 10 एम्पियर था, मैं दोबारा 5 वोल्ट पे जाता हूं और ये जो रेजिस्टेंस है वो मैं 470 से डबल कर देता हूं। सर अभी हमने सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही काम करना है, रेजिस्टेंस और बैटरी पे। बेटा देखें, ये मैं चीज जो करा रहा हूं वो इसलिए करा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि जो हम ऑपरेटिंग पॉइंट की एनालिसिस करते हैं वो क्या होती है। अच्छा ठीक है। अभी मैंने 5 वोल्ट कर दिया और इसको मैं बढ़ा के 940 कर देता हूँ, रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दी बेटा, यानी पहले इस पे 10 एम्पियर। अब ये वैल्यू तो बेटा लिखते भी जाए कि 1 V1 इज इक्वल टू 51 वोल्ट, R1 वाज 470, तो करंट था 10 पॉइंट समथिंग, 10.39। ये लिखते जाएं बेटा प्लीज, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो आपको जहन में आए कि हम ये जो पैरामेट्रिक स्टडी कर रहे हैं, एक चीज को चेंज करके पूरा फिर ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर देख रहे हैं, फिर दूसरी चीज को चेंज करके पूरा सर्किट का बिहेवियर देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक स्टडी। उसके बाद जो नंबर हमारे पास 3-4 अटैक के उनको, उसकी फिर हम एनालिसिस करते हैं। जब डेटा हमारे पास 3-4 सिचुएशन में आ जाता है, उसके बाद जो उस पर वर्किंग होती है उसको एनालिसिस करते हैं। अब क्या करता हूँ कि मैंने 5 वोल्ट वापस ले आया मैं। अच्छा 9 वोल्ट किया, एम्पियर हमारा 19 हो गया था, उस वक्त रेजिस्टेंस 470 ही थी। ये भी लिख लें कि केस 1 वोल्टेज 5, आर इक्वल टू 470 एम्पियर, 10.39 एम्पियर। केस 2 वोल्टेज हमारे पास 9 वोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस वही 470 थी, तो करंट हमारे पास 19.1 मिली एम्पियर हो गया। केस 3 बेटा अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ, मैं दोबारा सिमुलेटर पे जा रहा हूँ
इसको रन कर रहा हूं, और आपको रन करने के बाद जो है वो रिजल्ट में आपको, क्योंकि वो स्टेप बीच में है, वो आपको मैंने बता दिया स्टेप कैसे होता है, जिसमें हम ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, दैट्स इट। अब बेटा क्या हुआ, अब ये हुआ वोल्टेज 5 था, रेजिस्टेंस मैंने डबल कर दी, तो करंट पे क्या फर्क पड़ा? करंट सर और ड्रॉप होगा। बेटा करंट आधा हो गया। 5 वोल्ट पे पहले हमने 470 की रेजिस्टेंस रखी थी, तो करंट 10 पॉइंट समथिंग था। अब जो करंट आ गया वो 5.31 हो गया। तो इससे हमें अंदाजा क्या हुआ, हम सिर्फ अभी हमने एक ही सर्किट पे स्टडी कर रहे हैं। अब आप ये केस स्टडी बेटा बनाए कि आपने 3 केसेस ट्राई किए, एक पे 5 वोल्ट था, दूसरे पे 9 वोल्ट था, और एक पे 5 वोल्ट पे जो रेजिस्टेंस थी उसको हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। तो पहले पावर भी 53 पॉइंट समथिंग थी, अब वो भी 26 हो गई। ठीक है, तो बेटा ये हमारी एक एनालिसिस यहाँ पर इख्तिताम को पहुंची। हम दोबारा इसको बेटा समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, कि वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे तो करंट कम हो रहा है, वोल्टेज कम कर रहे हैं तो करंट कम हो रहा है। अब हमें ये सारी एक उनकी वर्किंग जो स्ट्रेटजीज हैं या उसके डायरेक्शंस हैं या उसका जो फंक्शन है वो ऑपरेशन हमें समझ में आ गया। अब मैं बेटा क्या करूंगा कि मैं एक आपके पास दोबारा बेटा वो स्क्रीन नजर आ रही है, मैं सिंबल पे जाऊंगा और मुझे एक और रजिस्टर चाहिए। तो आर को मैंने डबल क्लिक कर दिया और आर को मैंने यहाँ पे आके रख दिया, लेकिन कर्सर मेरा अभी तक ये हाईलाइटेड हुआ है। मैं जो आर जो कीबोर्ड पे आर है उसको दबाऊंगा तो रोटेट होगा ये, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रख के डब्ल्यू दबाना है, तो मैं लाइन आराम से खींच के यहाँ तक ले आया। और अब मुझे डब्ल्यू दोबारा जरूरत नहीं है, मैं बस लाइन को पहले इधर क्लिक किया कि इससे बढ़े ना, और फिर इधर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको अपने उस फॉर्म में ले आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब आपके पास केस स्टडी 4 आ रही है कि हमने 2 रजिस्टर पैरेलल में लगाए। इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर्सर रख के मैं एम दबा रहा हूँ, एम एम फॉर मंकी, ताकि हाईलाइट हो जाए। मैं इसको नीचे ले आऊं ताकि ये बेटा जो अपना, एक सेकंड इसको बेटा फिलहाल डिलीट कर देता हूं ताकि हमें जो वैल्यूज हैं वो, और डब्ल्यू दबाऊंगा इधर रख के, यस, तो मेरे पास सर्किट बनाने की गुंजाइश आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैं दोबारा इधर नंबर पे क्लिक करूंगा। पहले मुझे एस्केप दबा के पिछली कमांड से बाहर आना है। इस पे मैं इसको दोबारा 470 जो हमारा शुरुआती था रजिस्टर उसको रख रहे हैं, और इसको भी हम वही रजिस्टर देते हैं 470, दैट्स इट। वोल्टेज हमारा वही 5 है। इसमें बेटा क्या होगा, सर 2 रजिस्टर लगने की वजह से वोल्टेज मजीद ड्रॉप, करंट मजीद ड्रॉप करेगा। करंट ड्रॉप करेगा, लेकिन अभी मैं इसको रन करता हूं सिमुलेशन से। बेटा ये देखें, ये कॉन्सेप्ट समझ में तब आएंगे जब इन सर्किट्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, कि फलां केस में ये था, फलां केस में ये था, फलां केस में ये था, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ी, उसमें टेम्परेचर वोल्टेज बढ़ा, उसमें ये कम हुआ। फिर हम ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस पे आपको सब बच्चों को, देखिए बेटा अभी ये होता है कि 5 बच्चों को, लेट से 5% बच्चों को समझ में आ गया, बाकी बच्चे सुन रहे होते हैं या पता नहीं बैकग्राउंड में बैठे भी कि नहीं बैठे हुए, 2-3 के मैंने नाम लिए तो वो पता ही नहीं है। ऑनलाइन का बेटा सबसे मसला बड़ा ही है, लेकिन कम से कम जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके साथ डिस्कशन में तो काम हो ना। एक पूरी जो हमारी एक्टिविटी है वो यूजलेस तो ना जाए, 0% एफिशिएंसी तो ना हो। ये हमारा सिस्टम है, इसकी एफिशिएंसी 20% के 20% बच्चे समझ रहे हैं, बैठे हुए, कुछ बैठे हैं तो समझ नहीं रहे, और जो पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके उस पर इंस्टॉल करके अपना काम भी शुरू करते हैं, तो वो 20% होते हैं। ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर तो मैं निचोड़ के काम करवाता हूँ। ये ऑनलाइन आपके लिए वाकई रहमतों का महीना है कि मैं आपके सामने नहीं हूँ। तो ये बेटा ये चीज हो गई यहाँ पे, और अब इसको हम सिमुलेट करते हैं। लेकिन इससे करंट में क्या असर पड़ेगा, आप पहली एनालिसिस से मुझे कंपेयर करके बताएं। जो पहली एनालिसिस थी इस पे हमने 470 रजिस्टर
5 वोल्टेज लगाया था, उस पर करंट कितना था? करंट था 10.6 -10.6 मिली एम्पियर। ठीक है, वो तो वोल्टेज का करंट था ना, रेजिस्टर का भी प्लस 10.6 होगा, ठीक है। वो प्लस 10.6 था। हाँ, ये बेटा मैं रन कर रहा हूँ। अब रनिंग का स्टेप आपको नहीं आ रहा, नो इशू, आपको मैंने बता दिया कि आपने सिर्फ प्ले का बटन दबाना है और ऑपरेटिंग पॉइंट को सिलेक्ट करके रन करना है। अब बेटा क्या हुआ? अब हमारे पास R1 R2 दोनों आ गए, वोल्टेज वही 5 वोल्ट है, क्योंकि 470 के रेजिस्टर को 10.63 एम्पियर ही चाहिए। तो अब जो बैटरी है उसमें से करंट डबल निकलेगा, लेकिन सर्किट में जो करंट हमारा होगा वो सेम रहेगा। नहीं तो सर, करंट रजिस्टर हमारा के बाद जो करंट फ्लो होगा वो आउटपुट भी तो ड्रॉप हो जाएगा ना, इससे अगर डबल रजिस्टर लगा हो तो। बेटा देखें, अभी हमारा देखें आउटपुट हमारा है पावर। आखिरी जी लाइन सर, तो देखें, आपका जो बैटरी में से पावर कितना निकल रहा है, सही -106.383 और मिलीवॉट। इससे पहले 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 केस में 53 यस, -53 मिलीवॉट्स निकले थे। तो ये डबल क्यों हुआ? क्योंकि सर डबल रजिस्टर थे। डबल जो रजिस्टर 1 की वैल्यू को जब ऐड ऑन किया तो एंड में जब पावर इज टू वी टू आई का वैल्यूज पुट की तो और ले, ले, पावर ड्रॉप ले, हो गई। लेकिन बेटा दोनों रजिस्टर्स में बढ़ा क्या? सर करंट। ऑफ कोर्स दैट्स द पॉइंट, कि जब हमने पैरेलल लगा के करंट बढ़ाया और वोल्टेज वही 5 वोल्ट दिया तो करंट हमारा बढ़ गया। ये बेटा पॉइंट समझ में आया आपके? जी सर। तो बेटा अब देखें, अच्छा ये अभी हो सकता है वक्ती तौर पे चीजें जहन आमादा होता है, हाँ हो गया, लेकिन आपको मजबूत तौर पे वो चीज समझनी है, वो तभी होगी जब प्रैक्टिस करेंगे। और लिख के, अगेन आई रिपीट, लिखने के बगैर बेटा नहीं होगा, लिखने के बगैर नहीं होगा। आप लिख के केस 1 केस 2 और एक ही पेज पे लिखें ताकि उधर ही आपको कंपेयर करें। अच्छा, एक और तरीके बाद इंपॉर्टेंट टिप बेटा ये है कि दो अलग सफ़े पलटने वाले पेजेस पे ना हो। जो आपके दो आप कॉपी खोलते हैं तो आमने सामने 2 पेज होते हैं, कोशिश करें एक ही पेज पे एनालिसिस करें ताकि वहीं पे कंपेयर उनकी आसानी हो। बातों का पेज अल्टी पल्टी करना पड़ता है तो उसमें आपको थोड़ी सी दुश्वारी होती है। या दो आपके सामने जो एडजेसेंट पेजेस हैं कॉपी के, उन पे एनालिसिस करें ताकि एक ही पेज पे दोनों पेज आपके सामने होते हैं नजर के, आपको वर्क जो है वो चेंज करना नहीं पड़ता, यानी पेज पलटना नहीं पड़ता। तो आप आराम से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। डेट वाइज लिखें, टाइम वाइज लिखें, किस टाइम पे की थी, किस डेट पे की थी। और वही कॉपी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स की एनालिसिस के लिए हो। ऐसे नहीं कि 2 पेज के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आप 3-4 पेजेस छोड़ के जाके इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहे हैं, उससे बेटा आपकी सारी वर्किंग की जो रिदम है ना वो खराब हो जाएगा। दीज आर टिप्स व्हिच आई एम गिविंग यू। बेटा अभी आपने देखा, और अभी मैं दोबारा आपको बेटा ये लेके जाता हूँ बैक टू का सर्किट, जो हमारा हमने सर्किट एनालाइज किया है अभी। There you go. यहाँ पे देखें, हमने जब एक रजिस्टर लगाया था तो उस वक्त 10.6 एम्पियर जा रहा था वोल्टेज में से माइनस होके, लेकिन अब हमने 2 रजिस्टर लगाए उसी रेजिस्टेंस के, तो हमारे पास जो है वो वोल्टेज सेम है। अब एक लिख भी लिए पेन से, सर्किट में जब पैरेलल हो गए सर्किट रजिस्टर, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डबल होगा। अब जाहिर बात है, हमने बकेट में पानी भरा हुआ है, एक पाइप लगाया तो थोड़ा, सपोज 1 लीटर पानी उसमें से निकल रहा है, लेकिन 2 पाइप लगाएंगे तो पानी डबल निकलेगा। दैट्स इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सर ये जो सर्किट डिजाइन हुआ है ये रजिस्टर का बिहेवियर समझने के लिए है कि पावर का जो एंड में आउटपुट में पावर बेटा आएगा। हर चीज का, ना सिर्फ रजिस्टर का,
वोल्टेज में से एम्पियर, देखिए वोल्टेज हमने 5 वोल्ट ही दिया हुआ, लेकिन एम्पियर कितना निकल रहा है और ओवरऑल पावर कितनी एम्पियर यूटिलाइज हो रही है। सही सर। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि तो हमारा वोल्टेज जो बैटरी है वो कितने एम्पियर की है। इसमें तो उन्होंने इन्फिनाइट दिया हुआ है कि भाई कितना भी इसमें लोड डाल दो। ये तो हमारा लोड डाला हुआ है ना। अभी पावर क्या जी निकला, सर। 106, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा आपको, लेकिन एनालिसिस में आपको नंबर कैलकुलेशन के बाद आ रहा है कि आपने 2 रजिस्टर जी निकाले, यानी कि भाई आपने लोड बढ़ा दिया। सिंपल सवालों में पैरेलल होगा, लोड बढ़ेगा। अब इसमें बड़ा एक चीज आप समझें कि 2 बंदे खाना खा रहे हैं, दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, 2 रोटियां हैं, तो एक रोटी एक को मिलेगी, दूसरी रोटी दूसरी को मिलेगी, लेकिन दोनों का पेट नहीं भरा, क्योंकि उन दोनों के हथे उनके जो क्वांटिटी थी, एक रोटी एक के लिए, दूसरी रोटी दूसरे के लिए। ये हो गया पैरेलल। अब आप ऐसा करें कि यार ऐसा करो कि पहला बंदा पहले खाना खा ले, फिर जो बचे वो दूसरा बंदा खा ले। तो पहले बंदे ने 1.5 रोटी पूरी कर ली, या 1.5 से भी ज्यादा, बाकी थोड़ा बचा वो फिर दूसरे बंदे को मिलेगा। तो ये है बेटा सीरीज का कॉन्सेप्ट। मैं तभी बेटा कोशिश करता हूँ जिंदगी भर की रोजमर्रा की पानी के हवाले से, जो भी मैंने भी 2 बंदों का जिक्र किया खाना खाते हुए, उस एग्जाम्पल से समझाऊं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बेटा बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करना लाजमी, नंबर याद रखना जरूरी नहीं है। अगर नंबर याद है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है यार एक और रेजिस्टेंस जहां पर पैरेलल आ गई है तो यार तो करंट ज्यादा खाएगी, और बाकी वो हो रहा है। लेकिन ये वो चीज है जिसमें दोनों बंदे साथ खाना खा रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं यहां से, इसको भी डिलीट कर देता हूं यहां से, और इसको भी डिलीट कर देता हूं। सॉरी अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ, एंड आई डिलीट दिस वन ऑल्सो। चीयर्स। ओके, आई शुडंट हैव, कंट्रोल जेड करके मैं इसको डिलीट कर देता हूं, और इसको भी डिलीट कर देता हूं, और इसके ऊपर कर्सर रख के मैं एम दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, अभी आवाज आ रही है क्लियर? मैं थोड़ा करीब हो गया हूं अभी। अब बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके, अब मैं बेटा इसको सर आ रही उसी सर्किट को मैंने अब बेटा सीरीज में कर दिया। अब इसमें आप इसकी एनोलॉजी या इसका इसका मुशाबिहत किससे करेंगे कि भाई अब दोनों बंदे एक साथ खाना नहीं खा रहे। अब एक बंदा पहले खाना खाएगा, वो जितना खाएगा पूरा करेगा, बाकी जो बचेगा वो दूसरे को मिलेगा। फिर वो दूसरे को देगा। तो बचे अगर वो पहले ने ज्यादा खा लिया, उसका अगर लोड ज्यादा है, अच्छा वो अगर ताजा सेहतमंद बंदा है, उसको खाने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वो 2 रोटियों में से 1.5 रोटी खा लेगा। लेकिन अगर वो कमजोर बंदा है, वो बोलेगा यार आधी रोटी से उसका पेट भर गया, तो फिर दूसरे के लिए ज्यादा बचेगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं, खाली एक नहीं कि बस पहला वाला ज्यादा कंजम्पशन करेगा, उसकी भी कैपेसिटी कितनी है। अब वही 470 है हमारे पास, 5 वोल्ट है बेटा, मैं इसको रन करता हूँ। और बेटा दूसरी बात मैं बताऊं, अभी इस पे रिजल्ट देखें क्या आ रहा है कि वोल्टेज जो था, जो आपका नेट वोल्टेज आ रहा है, वो सेकंड लास्ट लाइन में जो पैड 1 है वो 5 वोल्ट है, आपने पहले पे 5 वोल्ट दिया हुआ है। और जो दरमियानी लाइन है, सॉरी जो सेकंड बीच में जो वोल्टेज आ रहा है R1 माइनस पैड 2, वो 2.5 हो गया। अब चूंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, 470 तो यहां पर हमारे पास जब सीरीज में सर्किट आया तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये मेरा नंबर देखें सर जी। सर मतलब अगर 2 रजिस्टर्स लगे हुए तो जरूरी है कि वो आधा ही होगा वोल्टेज। बेटा देखिए, हमने अभी नंबर वो रखे हैं कि आधे आधे पे हो, क्योंकि हमारी शुरुआती जो थी
वो 5 वोल्ट और 470 पे ही थी। तो हम यहाँ तो उनको डबल कर रहे हैं, एक को, या उसको दूसरे को माइनस आधा कर रहे हैं, ताकि हमारी एनालिसिस समझ में आए। लेकिन अगर 470 से मैं 400 करूंगा तो वेरिएशन तो आएगी, लेकिन हमें क्लियर नहीं होगा कि कितनी वेरिएशन आ रही है। आधे पे हमें पता है कि भाई 5 वोल्ट है तो 2.5 वोल्ट हो गया। मतलब हम जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे उतना ज्यादा हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा हाँ, जब और रेजिस्टर वो भी लगाएंगे। वो भी बेटा लेट से करके देखते हैं भी। देखिए, अब आपके सवाल जब दे रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब ये भी आपका जो पॉइंट है वो बेटा, मैं अभी इसको देखिए, सॉफ्टवेयर का बेटा फायदा वही हुआ कि हमने लगे हाथों उसी वक्त जो चीज जहन में आई वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि 470 की सर रेजिस्टेंस को 940 कर देता हूँ। सर ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुई होगी, मतलब जिसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये R2 होगा सूलन, हाँ क्योंकि बेटा, R2 की तरफ, आर R2 की तरफ। हाँ R1 ने तो पूरा लोड ले लिया, उसके बाद जो बचा वो R2 तक आया होगा। बेटा देखें, लेकिन आप देखें एम्पियर सेम फ्लो कर रहा है, वो भी 5.32 है, वो भी 5.32 है, तो फर्क क्या जी सर, आएगा? वोल्टेज का सर, और एंड पावर का फर्क आ जाएगा, क्योंकि तो उसमें वोल्टेज बेटा ड्रॉप हुआ पुश, तो end में। हाँ उसको पुश का मिलेगा ना। जी सर। सिंपल ये कि वोल्टेज हमारा फोर्स है, पुश, एक्सर्ट एक्सर्ट करना किसी चीज पे। अच्छा, अब इसी सीरीज पे मैंने पहले 470 इक्वल मैंने रखा हुआ था, तो यहाँ पे 940 था रजिस्टर, यहाँ पे अभी मैंने 970 कर दिया, यहाँ पे 470, यानी 470 का डबल कर दिया। अब मैं दोबारा सिमुलेशन रन करता हूँ। अब बेटा देखिए क्या हुआ। अब नंबर से क्या मुशाबहत आपको बेटा मिल रही है? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है अभी? जी सर। अब मुझे बताएं पावर कितना है इसमें, टोटल पावर? जो टोटल नेगेटिव पावर है, 17 मेगावाट, नेगेटिव 17.7 मेगावाट। बेटा जब हमने पैरेलल लगाए थे तो 106 हो गया था, बैटरी सेम थी, जी सर। और 470 की दो हमने रजिस्टर लगाए थे। अब हम वर्बली कर रहे हैं, आपको बात लिखते होंगे तो आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। वर्बली भी चीजें याद नहीं होती, मुझे लेक्चर देने में याद रह जाती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके लिए ये कि लिख के रखेंगे तो रिकॉर्ड होगा कि परसों तरसों अगर आपने दूसरे सर्किट कंपेयर करने तो आपके पास बेस लाइन हो जिसके साथ कंपेयर कर सकें। ये जो आपकी वर्किंग होगी रिटर्न में, वो आपकी बेस लाइन होगी जिससे कंपेयर करके आप दूसरे सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। अभी देखिए, पहले पावर हमारी हो गई 106 इसी 5 वोल्ट पे, लेकिन अब हमारी ओवरऑल जो पावर है वो 17 पॉइंट, यानी 106 से कितना कम आ गया। यानी सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो पावर कम होगा, जाहिर बात है, कंजम्पशन कम होगी, पानी कम फ्लो करेगा। रजिस्टर तो वही थी ना जो पाइप में गंदा जो असरात है वो जमा हो जाए, या उसमें पानी, जो मैंने आपको पाइप दिखाई दे जिसमें पूरी चॉकिंग हो जाती है, उसमें उसके इंटरनल सरफेस पे सारी गंद जमा हो जाता है तो पानी कम फ्लो करता है। हार्ट अटैक भी इसी वजह से आता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो चर्बी है वो नसों के अंदर जमा हो जाती है, फ्लो, खून के बहाव को फ्लो नहीं मिलता। तो अभी बेटा किया तो हमने वही है, हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है, एक रजिस्टर पे हमने 7940 कर दी है, दूसरे पे 470 है, ओवरऑल पावर देखिए कम हो गई। कॉन्सेप्ट बेटा सामने आ गया ना हमारे। अब जो हम थ्योरी जी सर। पढ़ रहे थे उसको हमने एनालाइज करके अपने आप को मजबूत कर दिया कि हाँ यार, अब मुझे इसमें कोई भी हिला नहीं सकता। अब मैंने सारी चीजें नोक पलक सारे उसके आगे पीछे करके किया, नाउ वेल अंडरस्टूड कि क्या चीज है। आई लाइक इट बेटा कि चलो ऑनलाइन ही है, लेकिन आप लोग सवालात पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे भी एक पढ़ने में मुझे और भी एक तवज्जो के साथ और ज्यादा दिलचस्पी के साथ में करवा रहा हूँ, लेकिन सब बच्चों का मुझे इनपुट नहीं आ रहे। मैं बेटा आप लोगों से यही तकाजा करता हूँ या तवक्कुआत रखता हूँ कि आप थोड़ा इसमें अपना इनपुट दें। ये बड़ी हेल्दी और बड़ी इंफॉर्मेटिव और वेल लर्निंग हमारी एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
सर आपने वोल्टेज कितने दिए थे? बेटा वोल्टेज वही 5 वोल्ट लिखा लिखा हुआ है ना सेकंड लास्ट लाइन में। ये जो नेट वोल्टेज है वो कितना 5 वोल्ट है। अब आप सोचो कि यार मैं बैटरी कहाँ से खरीदूं, मैं ट्रांजिस्टर कहाँ से खरीदूं, मैं डायोड कहाँ से खरीदूं। बेटा आपको जरूरत ही नहीं है। जब आप क्लासों से फारिग हो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, नमाज पढ़ लें, रोजा खोलें, और फिर इफ्तारी के बाद आप थोड़ा सा टाइम दे दें। सहरी में उठते हैं तो फौरन सोए नहीं, दोबारा उसको काम को देख लें। बेटा ये करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। या चले आप वो नहीं कर सकते, वीकेंड्स पे अपने काम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें। अपनी डायरी बनाए कि मुझे फला हफ्ते में फला टाइम पे क्या करना है। बेटा जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ विल चाहिए। किसी और के धक्के पे आपको नहीं चलना है बेटा। बेटा मैं इसको भी, अभी आपने देखा पावर कितनी है। मैं क्योंकि पावर उस पे सर्किट पे नहीं आ रही, हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पावर देखिए बेटा -17, यानी कि इतना पावर कंज्यूम हो रहा है बस बैटरी में से, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। यही बेटा देखें, एम्पियर 3.55, पहले 5 पॉइंट समथिंग था, अब कम हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई। और उधर 5 वोल्टेज था, तो जब मैंने 470 का ही रखा था तो वोल्टेज 2.5 पे आया था। लेकिन चूंकि मैंने 470 से बढ़ा के डबल कर दिया, 940 कर दिया, तो वोल्टेज 2.5 से 1.67 पे आ गया। ये बेटा एनी क्वेश्चन? अच्छा बेटा लैपटॉप आप में से कितने बच्चों के पास है? हाँ बेटा सवाल पूछें, जिन बच्चों ने हाथ ऊपर किए हुए हैं। सर ये हैंड रेस करने वाले वो हैं जिनके पास लैपटॉप या पीसी है। ओके बेटा अब ओके, थैंक यू फॉर क्लेरिफिकेशन बेटा। बेटा अब मैं चाहूंगा कि जब आपका प्रैक्टिकल हो तो तब आप लैपटॉप लेकर आ जाए प्लीज। उसकी वजह ये कि आपका अच्छा पहले से आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। सपोज हमारे पास 30 बच्चे हैं और 15 के पास लैपटॉप है, तो दो दो बच्चे बैठ के बेटा बेटा ये आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा। इतनी महंगी फीस है कि आप मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहे होंगे। जरूरी नहीं कि हर बच्चा लैपटॉप भी बेटा अपना वो कर सके। बेटा मुसलमान का तो काम है भाई, आप खाना खाते हैं दूसरे को ऑफर करते नहीं, करते आओ बेटा भाई तुम भी खा लो साथ में। अपने दोस्त को अगर पैदल चलता देखते हैं, यार सफर लंबा है यार, बाइक पे आ जाओ साथ में चलते हैं, तो बेटा लैपटॉप यूज करने में क्या हर्ज है। बेटा ये मुसलमान का काम है, ये इसकी खास अहमियत है, ये इसका खास जो जुज है कि एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे को सहारा देके, अगर कोई किसी एक चीज में कम है तो दूसरा उसको सपोर्ट करे, दूसरा अगर किसी चीज में कम है तो पहला उसको सपोर्ट करे। दिस इज हाउ वी मूव ऑन एंड दिस इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। प्लीज हेल्प इन दैट। अभी लैपटॉप स्कीम में भी बच्चों को 25 को तो नहीं है, लेकिन 24 वालों को 23 को लैपटॉप मिल रहे हैं। लेकिन बेटा वो खाली वीडियो देखने के लिए, तस्वीरें देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए ना हो। खुदा रहा इस चीज का बेटा थोड़ा ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि बेटा आपको मशीन बनना है। आपको मैंने अपने स्पोर्ट्समैनशिप के सारे एक्टिविटीज दिखाई हैं। आई हैड अ ग्रेट फन इन माई लाइफ। लेकिन मैं डिसिप्लिन के साथ चलता था। मेरा एक मखसूस टाइम था इबादतों का, नमाज का, और एक्सरसाइज का, काम का, स्विमिंग का। मैं बिल्कुल फिक्स लॉक होके चलता था। अभी मुझे दुश्वारी होती है, लेकिन मैं फिर भी, कल भी मैं रात को 3 बजे जॉगिंग पे गया हूँ। भाई टाइम नहीं मिला पूरा दिन, क्या करूं मैं। कोई भी नहीं था रास्तों पे कुत्ते घूम रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि कोई काट ना ले। लेकिन मुझे पता है कि भाई मेरे पास अभी सिचुएशन ऐसी है, मुझे अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। सेल्फ ट्यूनिंग जरूरी है। अच्छा एक पॉइंट ये भी आ गया, ट्यूनिंग पाकिस्तान में आप फिक्स नहीं कर सकते, आपको ट्यूनिंग करनी पड़ती है बार बार। कभी मैं शाम को 7 बजे जा रहा होता हूँ इफ्तारी के बाद, कभी मैं क्या कर रहा होता हूँ। ये मेरा जिंदगी का बेटा मामला ऐसा ही है।
अच्छा बेटा, क्विकली मैं इस प्रेजेंटेशन को आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने आपको क्लास का स्कीम दिखाई कंटेंट्स की, तो उसमें ज्यादातर ट्रांजिस्टर का जिक्र है। तो हमारे पास ये जो रेक्टिफिकेशन है बेटा, इसको भी हम देखेंगे, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफिकेशन। लेकिन हम बेटा पहले भी ट्रांजिस्टर्स की टाइप देखेंगे कि ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर इज अ 3-terminal इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये बेटा प्रेजेंटेशन मैंने आपसे शेयर की हुई है ऑलरेडी। अच्छा, ट्रांजिस्टर के मेनी यूजेस हैं, इंक्लूडिंग एम्पलीफिकेशन, स्विचिंग, जो हम पहले देख चुके हैं, समझ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पे हमने मजीद एनालिसिस और सर्किटिंग करनी है इस पे, ताकि हमें क्लियर हो और भी अच्छी तरीके से। अच्छा, इसकी मदद से हम वोल्टेज को रेगुलेट भी करते हैं, यानी कि वोल्टेज कम करना, ज्यादा करना। जो बेटा मैं ब्लोअर लाया था अपना आपको दिखाने के लिए, याद होगा आपको ब्लोअर लाया था मैं, जी सर। सर याद है। उसमें हम Yes, sir. उसमें हम सर्किट की मदद से रेगुलेट कर रहे थे ना बेटा। जी सर। तो ये वही चीज है, एंड मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल। देखिए बेटा, मैंने चीजें बना के आपको दिखाएंगे कि आपको आपको एक कम से कम एक चीज समझ में तो आए। कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, लेकिन आपने देखा था कि उस फैन को, जो ब्लोअर का फैन था, जो उसमें मोटर लगी थी, उसके वोल्टेज को मैं वेरी कर रहा था, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन कर रहा था। हम ये पढ़ चुके हैं, पीएनपी और एनपीएन, ट्रांजिस्टर, एमिटर, कलेक्टर और दिस। और जो डॉप्ट होते हैं दो इसमें जंक्शन जो होती है, पीएन जंक्शन, उनको एमिटर, बेस और कलेक्टर। बेटा ये रिपीटिशन भी हो जाए, लेकिन इसमें हम हमारा फोकस किस पे होगा सबसे ज्यादा, एनपीएन या पीएनपी पे? PNP. एनपीएन। एनपीएन पे, राइट, ताकि दूसरों को भी अगर याद ना हो तो बेटा तो याद आ जाए। ये बेटा देखें, जो इसका स्ट्रक्चर होता है इसमें लेवल पे, एमिटर, बेस, कलेक्टर और ये सबस्ट्रेट होता है। क्या होता है ये? आखिर में ब्लू लाइन क्या है जो शो कर रही है? बेटा ये क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। हाँ, ये इसके मेटलाइज कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ट्रांजिस्टर की किस्म है, यानी कि इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है कि इसमें एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है और सबस्ट्रेट होता है। ठीक है बेटा, अभी है कि डिप्लीशन layers do not have the same width because different regions have different doping level। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एनपी है और यहाँ पे पीएन है, तो उन दोनों की डिप्लीशन रीजन अलग है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिप्लीशन लेयर डिपेंड करता है कि इसकी डोपिंग लेवल क्या होती है। तो अगर ई और बी के दरमियान जो पीएन जंक्शन है, जो उसकी डिप्लीशन रीजन कम है, और बी और सी के दरमियान जो वो, क्योंकि वो भी हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है और ट्रांजिस्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसमें डिप्लीशन रीजन बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ठीक, अब क्या होता है? बायसिंग है इफ बोथ द जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड, यानी कि दोनों में से करंट फ्लो कर रहा है। देखिए आप एरोज आपको दिखाए हुए, करंट फ्लो कर रहा है, और वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है। और रिवर्स बायस में क्या होता है? ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसमें इसमें लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं फॉरवर्ड में। तो फॉरवर्ड बायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर द एमिटर एंड कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। आप देखिए, ये हमारे पास एमिटर है। अगेन मैं बेटा ये बता दूं, एमिटर, कलेक्टर, बेस। तो इसी हवाले से ये हमारे पास एमिटर होगा, ये कलेक्टर होगा, ये बेस। इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ज्वाइंस एट द बेस एंड कम आउट ऑफ द बेस। फिर वो बेस पे ज्वाइन करके उधर से बाहर आते हैं, ताकि करंट उसमें से दोनों का मिलके एक जगह से फ्लो करे। लेकिन जिसका डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगा उधर से कम फ्लो करेंगे, जिसका डिप्लीशन रीजन कम होगा उधर से ज्यादा फ्लो करेंगे। राइट? सर लेकिन ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स बेस दो अलग किस्म के ट्रांजिस्टर्स होंगे ना, क्योंकि अगर एक बेस ट्रांजिस्टर में अगर हमने ऑपोजिट करंट लगाया तो वो तो खराब हो जाएगा। नहीं बेटा, वो हम ऐसा करेंगे ही नहीं ना। वो हम देखें, हम उस कंडीशन पे काम करेंगे जहां पर हमें, अच्छा एक आपने वोल्टेज दे दिया ना, लेकिन डिप्रेशन रीजन का भी तो बेटा इसमें अमल दखल है ना, जहाँ पे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम ट्यून कर सकते हैं, या एक खास हद तक उसको अलाउ कर सकते हैं।
अब ये चीज देखें जो आपका सवाल है बेटा कि हमारे जो अभी इलेक्ट्रॉन का जो फॉरवर्ड में जा रहा है, तो आप देखें ये हमने नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये बैटरी है, नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन फ्ले हुए पॉजिटिव में आए, फिर फ्लो हुए पॉजिटिव में आए। इधर भी नेगेटिव इस तरफ से है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए यहाँ पे पॉजिटिव में आए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए पॉजिटिव में आए। तो ये सारे मिलके जब यूं जाएंगे और यहाँ से यूं आएंगे तो वो पी पे मिलेंगे, तो पी से फिर यहाँ से हम बेस में से उसको निकाल लेंगे जहां पर हमें इसको सप्लाई देनी है या इसको आगे फ्लो करना है। अच्छा बेटा, ये चीज यहाँ पर हो सकता है आपको क्लियर ना हो, आई डाउट, मैं आपसे बेटा वो नहीं कर रहा। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, की कैट सॉफ्टवेयर की मदद से मैं ट्रांजिस्टर में वो चीजें, क्योंकि इसमें तो करंट भी बताते हैं जगह जगह पे क्या हो रहा है, कितना वोल्टेज है वो भी बताता है। तो अभी तक हमने जो स्लाइड्स पढ़ी हैं उन स्लाइड्स को मजबूती से समझने के लिए हम वहां पे सर्किट अप्लाई करके उनके करंट को स्टडी करेंगे, ताकि हमें पता चलेगा सही मानों में कि फॉरवर्ड बायस से मुराद क्या है, रिवर्स बायस से क्या मुराद है, और नो बायसिंग में या विदाउट बायसिंग में क्या होता है। जो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें क्लियर हो जाएंगे। सर मेरा कंसर्न ये है कि जैसे मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर्स 545 जैसे ट्रांजिस्टर्स, अगर इनमें ई इमिटर बेस और कलेक्टर एक फिक्स पॉइंट्स होते हैं, अगर इसमें ऑपोजिट करंट फ्लो कर दिया, जहां नेगेटिव पॉइंट देना है ये बेस पे, उसकी जगह पॉजिटिव में दे दिया तो ट्रांजिस्टर खराब हो जाएगा, 100% बेटा, मैं ओवरहीट तो हो कह रहा हूँ जाएगा। कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वो। तो पॉइंट मेरा यही है कि हम अभी फिलहाल एक्सट्रीम कंडीशन, नो एक्सट्रीम कंडीशन और मिडिल कंडीशन को पहले समझ लें। अब आप जिन बच्चों का बेटा थोड़ा सा काम हुआ है पहले से, उन्होंने पहले क्लासों से अच्छा समझा हुआ है, तो दे कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। लेकिन मुझे बेटा सबका ख्याल रखना है ना। अब 90 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये पहले कभी कोशिश ही नहीं की, तो उनको समझाने के लिए मुझे डीपली जाना पड़ेगा, ताकि अच्छा आपके सवालात भी आए। मैं चाहता हूँ कि सवाल आता है, ताकि उन सवालात के तुफैल मैं उन पॉइंट्स को और मजीद हम डीपली डिस्कस करें, तो जिन बच्चों को जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आ रही उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अच्छा, फिर इसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, अब इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे EBC, एमिटर बेस कलेक्टर, ये भी EBC। अगर इधर हमने नेगेटिव लगाया हुआ है E से, इधर नेगेटिव लगाया हुआ है C से, लेकिन अगर हम पॉजिटिव लगा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड देन स्मॉल करंट्स फ्लो थ्रू बोथ जंक्शंस ओनली ड्यू टू थर्मली प्रोड्यूस्ड माइनॉरिटी कैरियर्स एंड सरफेस लीकेज। तो इसमें से करंट बहुत कम फ्लो करेगा। तो बेटा इसी से हम स्विचिंग कर सकते हैं ना, पोलैरिटी को चेंज कर दें करंट फ्लो करेगा, पोलैरिटी को माइनस कर दें करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये स्विचिंग का काम, ये हमारा स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा एलईडी जलाई थी, ठीक है, तो उस एलईडी में हमने जब पोलैरिटी चेंज की थी वो तो हम फिजिकल चेंज कर रहे थे, बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर रहे थे, फिर उसको दोबारा सही कर रहे थे। लेकिन इमेजिन करें वो आप प्रोग्रामिंग से करें कि पोलैरिटी चेंज कर दें या कंट्रोल से कर दें, आर्डिनो से कर दें, रास्पबेरी पाई से कर दें, माइक्रो आर्डिनो से कर दें, तो आपका क्या होगा, वो चीज बेटा और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब बायसिंग क्या होती है, when the emitter junction is forward biased and collector junction is reverse biased then one expect large emitter current. See, biasing, emitter current is forward biased, ये वाला, ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है। और जो एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया, देन वन एक्सपेक्ट लार्ज एमिटर करंट, फिर यहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, यहां से जो करंट है वो ज्यादा फ्लो करेगा, एंड स्मॉल कलेक्टर करंट, और इसको रिवर्स कर दिया तो स्मॉल करेगा। लेकिन कलेक्टर का जो करंट है ऑलमोस्ट एज लार्ज एज एमिटर करंट, लेकिन उसका ये जो हमारे पास देखें यहाँ पे एन की लेंथ ज्यादा बनाई हुई है, इधर एन छोटे बॉक्स में, इधर बड़े बॉक्स में, इसकी डिप्लीशन रीजन बड़ी होगी, लेकिन इसमें करंट होगा, लेकिन वो चूंकि रिवर्स बायस है तो वो अपोजिट फ्लो करेगा, और हमारा जो बेस है उसमें से कम करंट हमारा निकलेगा कलेक्टर से, ज्यादा से ज्यादा करंट हमारा एमिटर से बेस की तरफ जा रहा होगा। तो ये बेटा हमारी बायसिंग है। और किसी भी ट्रांजिस्टर करंट कितना होता है, द टोटल करंट फ्लोइंग इनटू ट्रांजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ इट।
जो भी हम एमिटर से को करंट होता है वो जो कलेक्टर का करंट होता है और जो बेस का करंट होता है उसके बराबर होता है, क्योंकि उससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना बेटा। अच्छा, अब एनपीएन में क्या है, एमिटर से करंट जा रहा है, बेस से निकल रहा है और सी से निकल रहा है, ये इसका सिंबल है। वही एरो अपवर्ड, ये लेफ्टवर्ड, ये अपवर्ड। लेकिन पीएनपी में क्या होता है कि हमारे पास कलेक्टर का करंट आता है, बेस का करंट आता है, एमिटर से निकलता है। तो हम तो ज्यादातर एनपीएन पे काम कर रहे हैं, हमारा फोकस एनपीएन पे है। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि आपने बेटा ये सिंबल आपके एग्जाम्पल में आएंगे कि भाई पीएनपी का सिंबल क्या होगा, करंट फ्लो क्या होगा, कहाँ पे माइनस कहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो देखें यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है दोनों पे, लेकिन यहाँ पे जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, दूसरी तरफ माइनस है। टोटल करंट किसके बराबर होगा, ये पिछली स्लाइड में बेटा पढ़कर भी आए, लेकिन एक दफा रिपीटेशन भी हो जाए और एक और नजरिए से इसको देख भी ले कि करंट किस तरह फ्लो करता है। ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन क्या होती है बेटा, स्विचिंग एप्लीकेशन और एम्पलीफिकेशन, वेरिएबल रजिस्टर, इम्पीडेंस मैचिंग और वोल्टेज रेगुलेशन। ये हम काफी चीजें कर भी आए, मैं बार बेटा चीजें रिपीट भी हो रही है, दैट्स अ गुड थिंग। बेसिक सर्किट्स ऑफ बीजेटी, बायपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर बेटा उसका बेसिक फंक्शन ये जो स्ट्रक्चर है या सर्किट है वो ये है। ग्राउंड जो अभी हमने ग्राउंड देखा था सर्किट में लगाया था, हम इसी तरह ट्रांजिस्टर ये सर्किट की कैड में बनाएंगे, फिर इसको सर्टेन वोल्टेज देंगे, देखेंगे करंट कहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है। तो हमें बेटा क्लियर हो जाएगी, हमें पता भी है कि वहां पे हर जगह रेजिस्टेंस जो आरबी कितनी है, आरसी कितनी है, वो भी रेजिस्टेंस हम लगा देंगे। तो हमें इन तीनों चीजों का भी बेटा अंदाजा हो जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी को रिमेंबर करना, स्टैंड करना जरूरी है, अप्लाई हम बाद में करेंगे। ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी बेटा मैंने आपको बताई थी कि मैं दोबारा उसका आपसे भी यहाँ पे बेटा जिक्र कर देता हूँ ताकि यू शुड नो। ये बेटा क्या था हमारे पास ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये बेटा ब्लूम टेक्सोनॉमी है, आपको नजर आ रहा है पेज अभी। जी सर। इसका यस सर। कॉग्निटिव डोमेन यानी जो जहनत के हवाले से, समझ के हवाले से, अंडरस्टैंड करने, याद करने के हवाले से, अप्लाई करने के हवाले से क्या चाहिए। नंबर वन का क्या है, बिहेवियर, जो कॉग्निटिव लेवल, रिमेंबर, उसके बाद अंडरस्टैंड करना, फिर अप्लाई करना, फिर एनालाइज करना। अभी जो हम सर्किट में वैल्यूज बेटा चेंज कर रहे थे और सर्किट की ओरिएंटेशन चेंज कर रहे थे, कहीं सीरीज में कहीं पैरेलल में, वो हम एनालाइज कर रहे थे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है पहले रिमेंबर करना, फिर उस चीज को अंडरस्टैंड करना, फिर उस चीज को अप्लाई करना, फिर एनालाइज करना, और हम उसी रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं। तो बेटा अभी आपने रिमेंबर करना है और अंडरस्टैंड करना है कि भाई सर्किट किस तरह बना हुआ है, इसमें एमिटर क्या है, इसमें बेस क्या है, इसमें कलेक्टर क्या है, बैटरी हम कहाँ पे, कौन सा टर्मिनल कहाँ पे दे रहे हैं, पीएनपी और एनपी में सर्किट में जो ये हमने ये पढ़ा देखा अभी कि ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा, उसके साइन क्या होंगे और करंट का फ्लो किस तरफ होगा। ये पहले हमने चीजें रिमेंबर करनी है, अंडरस्टैंड करनी है, अप्लाई हम उसके बाद करेंगे। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का फेज अभी खत्म नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे बेस वोल्टेज होगा, यहाँ पे कलेक्टर वोल्टेज होगा, यहाँ पे एमिटर वोल्टेज होगा, ठीक है बेटा। लेकिन इनका अपना वोल्टेज है, लेकिन हम इनपुट देंगे। ये हमारी बैटरी है बाहर की, एक्सटर्नल बैटरी, ये भी एक्सटर्नल बैटरी है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कौन सा ज्यादा होगा, अभी हमने क्या किया था, 5 वोल्ट किया था, 9 वोल्ट किया था। जब हमने सीरीज में लगाए तो वोल्टेज कम हो गया था। वोल्टेज कम क्यों हुआ था, 5 वोल्ट से 1.6 पे या 2.5 पे क्यों आया था बेटा? क्योंकि सर पहले रजिस्टर ने सारा लोड ले लिया था, उसके बाद जो Exactly. रिमेनिंग बचा वो दूसरे वोल्टेज पे आया। बिल्कुल बेटा, देखिए अब यही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं
यहाँ पर भी जो अच्छा मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस भी तो होती है ना, रेजिस्टेंस कोई खाली रेजिस्टर तो नहीं होता कि फिजिकली आपने दो पिने लगा दी जिसमें कलर कोडिंग होती है, रेजिस्टर लगा। मटेरियल की अपनी रेजिस्टेंस भी होती है, तो उसी रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेंगे। तो यहाँ पे वीसी हमारा ज्यादा होगा, वीबी ज्यादा होगा, वी उससे कम होगा। वीसी सबसे ज्यादा, ये हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा भी था, और यहाँ पे कहीं पे इसका जिक्र है भी। मैंने पिछली बेटा स्लाइड कराई थी आपको, एक सेकंड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो पिछली स्लाइड में बेटा है। बेटा ये भी सर्किट हमने देख लिया। उसके बाद बीजेटी ऑपरेट्स इन वन ऑफ द 4 रीजन, किसी भी एक में से चलता है वो। कट ऑफ रीजन फॉर डिजिटल सर्किट, सैचुरेशन फॉर डिजिटल सर्किट, लीनियर एक्टिव रीजन कौन सा होता है? फॉर एन एम्पलीफायर, ब्रेकडाउन रीजन ऑलवेज बी अ डिजास्टर। जो बेटा अभी जो आप जिक्र कर रहे थे वो डिजास्टर का एग्जांपल है या ब्रेकडाउन का वो है, सिनेरियो है। तो जो ट्रांजिस्टर है इन चारों में से किसी भी एक फेज में या एक रीजन में काम करता है। ये बेटा उसके सैचुरेशन रीजन की आपकी डायग्राम गिवन है। एक्टिव रीजन जहां पे एम्पलीफाई होगा, ये ब्रेकडाउन रीजन होगा, और ये सर्किट उसका ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, इसमें रेजिस्टर लगी हुई है कलेक्टर की, ये इसकी है अपना बेस की रेजिस्टेंस है, और ये हमारा यहाँ पर एमिटर की तरफ ये लाइन जा रही है, और ये वीसीई है, और वीबीबी और वीसीसी। ऑपरेशन ऑफ बीजेटी बेटा हम यहाँ पे इसको इस तरह देखेंगे। आईसी वर्सेस, ये जो डायग्राम है उल्टे हाथ पे, कलेक्टर करंट वर्सेस वोल्टेज बिटवीन सी एंड ई, कलेक्टर एमिटर कर्व फॉर वन वैल्यू ऑफ आईबी। किसी भी एक वैल्यू आईबी के लिए हमारे पास ये होगा सैचुरेशन रीजन, ये है एक्टिव रीजन, और ये ब्रेकडाउन। यानी कि जितना करंट बढ़ेगा, आप देखें जरा, हम अगर वीसी की और हमारे पास ग्राफ में क्या गिवन है? कलेक्टर करंट और वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर। तो वोल्टेज 0 हुआ, 0.7 वोल्टेज से अंदर अंदर ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। सैचुरेशन रीजन क्या था फॉर डिजिटल सर्किट? अभी हमने वोल्टेज कितना दिया हुआ था अपने सर्किट में? 5 वोल्ट। उसी से एग्जांपल लगा लें कि हमने अगर 0.7 वोल्टेज दिया हुआ है, क्योंकि वोल्ट किस लिए होता है? 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए मिनिमम, और अगर जर्मेनियम है तो वो 0.3 होता है। लेकिन हम सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, तो हम सिलिकॉन की बात करेंगे ताकि एक ही जगह हम अपने जहन को कवर करें। अब हमने क्या लिख रहा है, ये जो नीचे बी पॉइंट लिखा हुआ है, ये आईसी वर्सेस बीसीई कर्व फॉर वन वैल्यू ऑफ बेस करंट। तो अगर बेस करंट कोई भी एक वैल्यू है, इस पूरी लाइन में बेस करंट सेम होगा। अगेन आई रिपीट, इस पूरी ब्लू लाइन में बेस करंट सेम होगा, लेट्स से 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, अब अगर वीसीई 0 है कुछ नहीं होगा, वीसीई हमने 0.7 किया तो वो सैचुरेशन रीजन तक आ जाएगा, तो कलेक्टर से भी करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, हमने अभी देखा भी है कि वोल्टेज भी करने से करंट फ्लो वेरी करता है। तो जितना जितना वीसी आप 0.7 तक ले आए तो ए टू बी हमारा करंट फ्लो करेगा इतना। लेकिन 0.7 से वोल्टेज बढ़ा है तो वो एम्पलीफिकेशन में चला जाएगा। और एक्टिव रीजन क्या है हमारा? लीनियर एक्टिव रीजन फॉर एन टू बी एन एम्पलीफायर। इससे पहले 0.7 तक वो इसमें रहेगा। कट ऑफ रीजन यानी कि उसमें कोई करंट नहीं है, वो 0 पे है। और ब्रेकडाउन पे भी हम जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया बेटा कि अब डिपेंड सारा करता है किस चीज पे? आई बी पे, जो बेस करंट है। बेस करंट हम जितना सप्लाई करेंगे, अब मुख्तलिफ बेस करंट की वैल्यूज कि जब बेस करंट 0 है तो हमारा ये रीजन है जिसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, उसमें सर्किट ट्रांजिस्टर हमारा काम नहीं करेगा।
जैसे जैसे बेस करंट हमारा बढ़ता जाएगा, एमिटर से भी कलेक्टर से भी करंट बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं बेटा? और अगर हमने 0.7 वोल्ट पे रखा, आप सिर्फ इस डॉटेड लाइन को देखें, आप आगे को एम्पलीफिकेशन के रीजन को छोड़ दें, हम अभी स्विचिंग रीजन या सैचुरेशन रीजन पे देखते हैं। 0.7 पे वोल्टेज है, अब हम IB को बढ़ाते जा रहे हैं तो IC भी बढ़ता जाएगा। दैट्स इट। यानी इस पूरी लाइन में अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन डॉटेड डली हुई है, आधी है, पूरी होती तो और भी क्लियर होता, लेकिन एनीवे आप समझें कि ये क्लियर है। जितना जितना IB बढ़ता जाएगा उतना उतना IC बढ़ता जाएगा। IB को 0 कर दें, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वोल्टेज VC भी बढ़ाते गए और IC भी बढ़ा, IB भी बढ़ा दिया और वोल्टेज बढ़ा दिया कितना, VC की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा, तो वो जल जाएगा। यहाँ पे VC की वैल्यू है, यहाँ पे भी VC की वैल्यू है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा वो हमारा डिजास्टर होगा और वहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। और बेटा ट्रांजिस्टर करंट ये हमने पढ़ चुके हैं कि I इक्वल टू IC प्लस IB। अब अभी आपका रिमेंबरिंग का फेज चल रहा है। अल्फा DC वो IC जो बराबर है करंट जो है IC का, जो हम अभी इसका जिक्र करें, ये भी IC है, तो वो किसके बराबर है? अल्फा DC इंटू IE। और बीटा जो हमारे पास है वो उसका जो करंट है IC का, वो किसके बराबर है? बीटा DC इंटू IB। IB टिपिकली हैज अ वैल्यू बिटवीन 220 एंड 200। उसके बाद बेटा DC वोल्टेज फॉर द बायस ट्रांजिस्टर। अब हम बायस की बात कर रहे हैं। कलेक्टर वोल्टेज इसके बराबर होगा, VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC, क्योंकि ये भी हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ICRC। बेस वोल्टेज VB इज इक्वल टू VE प्लस VBE। सिलिकॉन का 0.7 होता है और जर्मेनियम का 0.5। और बेटा ये क्यू पॉइंट है, जो क्वेश्चन पॉइंट है, वो भी इनको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। इसको आप जरूर देखें कि हमारे पास बल्कि क्यू पॉइंट को बेटा ड्रॉप ही करते, मैं बाद में आपको समझा दूंगा। अब बेटा आपने इस पूरे स्लाइड को भी अच्छी तरीके से समझना है, ये ऑलमोस्ट खत्म है यहाँ पे, और इसको फॉलो करके आपने एक अंदाजा करना है कि हम अब किस तरह, अगर मेरे कराने से पहले ही, क्योंकि आपकी बेटा नेक्स्ट क्लास है इंशाल्लाह फ्राइडे को, यही 11 to 12, तो अगर आपने इस पे की कैड पे इसकी थोड़ी वर्किंग कर ली तो दैट विल बी वेरी हैंडी फॉर अस ऑल, कि आपको पहले से कुछ चीजें क्लियर होंगी और हमें आगे बढ़ने में जरा आसानी होगी। तो कोशिश करें कि की कैड पे, ट्रांजिस्टर पे भी बेटा काम अपना अपने ओन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जिनके पास लैपटॉप है, अभी डेस्कटॉप भी होंगे घर पे इंशाल्लाह, तो आप इस पे वर्किंग शुरू कर दें ताकि हमें आसानी से चीजें समझ में आए। एनी क्वेश्चन बेटा? बेटा कोई सवाल? नो सर। नो सर। ओके बेटा, बस अपना बेटा ख्याल रखिएगा। ठीक है, 12:47 अपना ख्याल रखिएगा। और बेटा कोशिश करें तो हिम्मत जुटाएं। आई नो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन उस कैरली को याद रखें, बल्कि Yes, कैरली तो sir. कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें जब उधर क्या कहते हैं, जो ताइफ में लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब उनसे तो बेटा कोई ज्यादा है ही नहीं ना कोई हर लिहाज से, तो उन्होंने बेशक। किस तरह, उन्होंने क्या किया था, और उनकी बेटा तालीमात को याद रखेंगे तो जिंदगी आसान रहेगी। Yes, sir. बेशक ओके सर, बेटा, बेशक। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात ओके होती है। सर, अल्लाह हाफिज़ ओके सर, अल्लाह बाय हाफिज़, बाय। टेक अ गुड केयर, अल्लाह टेक अ हाफिज़। गुड केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़ सर।